बेटा प्रैक्टिस सेशन जो है हमारे कुछ बच्चों ने सवालात किए ही नहीं हैं, ठीक है। वो उनकी शक्लें मुझे नज़र आ रही हैं और इनकी वजह से हमें प्रैक्टिस सेशन जो है वो मंडे को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सवालात कर लें पहले जी। यार देखो मैं करवा दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे? मैं तो करवाऊंगा ही, जाहिर है मुझे आज करवाना था वो, लेकिन एक तो हमारी क्लास का जो ड्यूरेशन था वो 1 घंटे का था, तो उसमें वो 5 सवाल तो एटलीस्ट नहीं हो सकते थे। तो एक तो इस वजह से मंडे को शिफ्ट किया, दूसरा मुझे मैसेज आए थे कि सर हमने वो अभी तक सवाल किए नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग एक बार खुद से कर तो लें ट्राई यार। अगर आपको 40% होता है, 50% होता है, आप करें तो सही उसको। जो मैंने 5 सवाल भी शेयर किए हैं रिसेंटली, मैंने सैलरी के पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद। जी जी जी। तो वैसे मैं उसको ओपन करके आप लोगों से मैं डिस्कस ज़रूर कर लेता हूँ कि भाई इसमें ये चीज़ें, लेकिन एक बार आप लोग करके आएँ फिर हम उसको सॉल्व करते हैं ना। इस तरह अगर सारे मैं ही करवा दूंगा, करवाऊंगा ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन अगर मैं पहले करवा दूंगा तो आप लोग किस तरह सोचेंगे, ठीक है। तो इसलिए आज जो है हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं सर, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को ही कंटिन्यू करते हैं। कल वाली मंडे वाली वो देख लेंगे, तकरीबन रख लेंगे 2 घंटे की अगर मुनासिब हुआ तो। वैसे तो 1.5 घंटे का शेड्यूल बनाया हुआ है सर। वो खुद देखा है, इलियास कह रहे हैं खुद करना है सर हमने। सर जब हमने कैपिटल गेन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने 2 से 3 चीज़ें जो है ना स्टार्ट में ही बात कर ली थी कि सर कैपिटल गेन जो है वो किस तरह से टैक्स होता है। अक्रूवल बेसिस पे जब आप कैपिटल एसेट को क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। फिर उसने कैपिटल एसेट की हमें डेफिनेशन बताई, उसमें से उसने 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो निकाल के साइड पे कर दी। बोला कि रॉ मटेरियल को निकाल दो, बोला कि वो वाला एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन थी, अमोर्टाइजेशन थी, उसको निकाल दो। बोला कि वो वाला जो एसेट है, वो वाला एसेट है जो कि मूवेबल है और पर्सनल यूज़ के लिए है, उसने बोला कि इसको भी निकाल दो। लेकिन उसने फिर फर्दर उसकी एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन दी। उसमें पर्टिकुलरली हमारे पास कुछ आइटम्स थे, जैसे ज्वेलरी था और ये पेंटिंग वगैरह थी, ठीक है, फिरौन की लाश थी, ऐसा ही किसने बोला था खैर, तो एंटीक वगैरह सर, इस तरह की सारी चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें सर ये एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शन में आती हैं। मीन्स कि अगर आप इनको बेचेंगे तो ये इनके ऊपर जो गेन आएगा वो क्या होगा, कैपिटल गेन कहलाएगा, ठीक है जी। फिर हमने सर फर्दर कैटेगराइज किया चीज़ों को। हमने बोला कि कैपिटल गेन जो है ना वो 3 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर कैपिटल गेन फाइनली लगता है। एक सर वो वाली सिक्योरिटीज़ हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, हमने एक बात की थी। एक वो वाली सिक्योरिटीज़ हैं जो कहाँ पे लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब वो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, एक ये बात हमने की थी। दूसरी बात हमने की थी सर कैपिटल गेन लगता है उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो कि लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी की हैं। फिर हमारे पास उसमें प्राइवेट कंपनी भी आ जाती है और उसमें अनलिस्टेड वाली भी आ जाते हैं। एक तो लिस्ट है सर, लाजमी नहीं कि हर कंपनी लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में। जो कंपनी लिस्ट होगी उसी के शेयर्स पब्लिक में होंगे ना सर। जो अनलिस्टेड होगी उसके शेयर्स तो लाजमी नहीं है पब्लिक के पास होंगे ही नहीं, बल्कि उसके सिर्फ चंद शेयर होल्डर्स होंगे, 50 हो, 100 हो, 200 हो, उतने शेयर होल्डर्स होंगे। फैमिली के जो लोग होते हैं आपस में, उनके हाथ में होंगे वो शेयर्स। तो सर जो अनलिस्टेड कंपनी है या जो प्राइवेट कंपनी है, इनके शेयर जो है इनका एक ट्रीटमेंट है, इनके ऊपर जो कैपिटल गेन लगेगा उसका क्या ट्रीटमेंट। फिर हमने एक बात की थी, एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि आपके सामने एक सेक्शन ओपन हुआ है, सेक्शन 37(1)(a। सेक्शन का नाम तो याद नहीं करना हमने, ऐसा ही है जी, कल हमने बात कर ली थी। तो आज आप लोगों को मेरा स्क्रीन कुछ बेहतर नज़र आ रही है जी बेटा। जी एओपी के शेयर्स भी थे, बिल्कुल एओपी के शेयर्स भी थे। तो असल में मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना आपको, तो मैं सारा हर एक चीज़ तो नहीं अब बताऊंगा कि वो क्या क्या लिस्ट है सारी। तो हम असल में ब्रॉड जो है ना चीज़ों को, ब्रॉडली चीज़ों को देख रहे हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर कैपिटल गेन आएगा तो क्या होगा। सिक्योरिटीज़ थी लिस्टेड वाली, उनके ऊपर कैपिटल गेन आएगा तो क्या होगा। और हमने तीसरा ये देखा था कि वो वाले शेयर जो कि अनलिस्टेड है। मेरी बात समझ आ रही है? ये 3 हमने बातें की थी। तो सर अपने पास एक छोटी सी चीज़ लिख लें सबसे पहले। आज लेक्चर नंबर कौन सा है? ये वाली नहीं की ना अभी, ये अभी चैप्टर स्टार्ट किया अभी मैंने। तकरीबन देखो एक ही पेज है अभी मैंने स्टार्ट किया, तो आज कर देते हैं अपलोड, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को ये भी लिखवाना है, लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ देख लें सर। कोई मुझे 3 चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं अभी मुझे लिखवा दे सर। कैपिटल गेन आता है किन किन केसेस में? जी सर बताएं। कैपिटल गेन
सर एक थी हमारे पास सिक्योरिटीज़ थी, ये कौन सी सर? लिस्टेड सिक्योरिटीज़ ना? यस सर। ग्लिच कर रहा है ये। सर जी सिक्योरिटीज़ थी, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है? लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सर ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं हमारे पास, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती हैं, ये हम कहाँ से खरीदते हैं? कल मैंने बताया था आप लोगों को। सर इसके लिए कोई ब्रोकर इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास? अब बात यह है कि सर जब ब्रोकर इन्वॉल्व होता है ना, जब हम सिक्योरिटी खरीदते हैं, ये वो ट्रांजैक्शन होती है जो बिल्कुल नॉर्म, मार्केट के नॉर्म के बराबर है। ठीक है, मार्केट का नॉर्म ही ये है कि एक बंदे ने जब शेयर खरीदना है तो पहले वो किसके पास जाएगा? ब्रोकर के पास जाएगा। वो अल्टीमेटली उसको एक्सेस देगा उस बड़ी मार्केट का। मतलब मेरा अकाउंट किसके पास खुला हुआ है सर? एक ब्रोकरेज हाउस के पास मेरा अकाउंट खुला हुआ है। जब मेरा अकाउंट वहाँ खुलेगा तो वो अल्टीमेट एक्सेस मुझे कहाँ मिलेगी? PSX में मिलेगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिलेगी। तो ये तो है एक नॉर्मल वे। अब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ ये नॉर्मल वे है, क्योंकि अगर हम किसी और तरीके से शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसके ऊपर जो फिर गेन या लॉस है उसका जो ट्रीटमेंट है वो फिर डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आप लोगों को एक चीज़ बताई कि नॉर्मल क्या तरीका होता है शेयर खरीदने का, कि हम किसके पास जाते हैं? ब्रोकर के पास आते हैं, हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसी के थ्रू एग्जीक्यूट होती है। या नॉर्मल तरीका, अभी तक आपने सिर्फ जेन में ये चीज़ रखनी है। सर एक थी सिक्योरिटी, दूसरा क्या था सर? दूसरा हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी था, बताएं जी। सर हमारे पास हमारे एसेट्स हो गए जैसे कि लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें सर 3 चीज़ें आ रही थी हमारे पास कल। फ्लैट्स आ रहे थे और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आ रही थी, और तीसरा क्या था जी? हमारे पास ठीक है जी। और इसके अलावा सर तीसरी हमारे पास क्या चीज़ थी? वो वाले शेयर जो कि अनलिस्टेड थे जी। सर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, इसी तरह अगर हम कहें कि क्रिप्टो करेंसी में जो लोग डील करते हैं, नॉट लीगल इन पाकिस्तान। सर तो लोग तो करते तो हैं। लोग करते हैं, पाकिस्तान में नहीं करते ना, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से थोड़ी करते हैं। सर जो बाकी करते हैं और जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके पर क्या ट्रीटमेंट? उनकी टैक्सेशन पाकिस्तान में नहीं होती, अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1962 वाले के अकॉर्डिंग नहीं होती। नहीं वैसे जनरली सवाल तो आपका सही है, वहाँ भी तरीका नॉर्मल है। तरीका नॉर्मल, अगर मैं मतलब स्टॉक, आपने जैसे बात की क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी में हम नॉर्मली फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही होती है। ठीक है, तो उसमें जो फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर गेन आ रहा है। अगर वो वही जो क्रिप्टो करेंसी हम उसको उठा के लिस्ट करवा देते हैं तो उसका तरीका तो नॉर्मली ये हो जाएगा। लेकिन अभी अगर विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बात करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करें, तो वो तो हमारे पास लीगल ही नहीं है। ठीक है, हाँ ऑल इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात अभी नहीं कर सकते। जी जी, सर ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आती है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आती है बिल्कुल। तो सर हमें तो आप जो किराया था उसका वो हम कहाँ लेके जा रहे थे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। अब हमने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है नॉर्मली, कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी हुई है उसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन आ गई है और अगर हम उसको बेचने जा रहे हैं तो वो सर कहाँ पे आएगा? फिर कहाँ पे आएगा सर? कैपिटल गेन में। बिल्कुल सर, हमने जो पढ़ा था अभी सुबह ही पढ़ा है, वो था कि हमने जो कॉस्ट मॉडल और वो फेयर वैल्यू मॉडल, तो कॉस्ट मॉडल में तो हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी। कॉस्ट मॉडल पे हमने डेप्रिसिएशन निकाली थी प्रॉपर्टी की, तो डेप्रिसिएशन निकाली थी तो कैपिटल गेन की, जो कैपिटल एसेट की, तो उसकी डेफिनेशन नहीं आ रहा है। वो नहीं आ रहा क्योंकि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर रहते हुए अगर IAS 40 से भी तुमने लेके चलना है तो फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर रहते हुए वहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं होती। लेकिन वो तो नेट आ रहा है ना, नेट कैसे आ जाती है? सर ने बताया था कि वो डेप्रिसिएशन और वो जो गेन आता है उन दोनों को नेट आ जाता है। नहीं मेरी तो भी हम लोग फेयर वैल्यू के मेथड से ज़्यादा करते हैं हम लोग। देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए रिक्वायरमेंट है कि उसको फेयर वैल्यू पर रखना है, अनलेस के पॉसिबल ही नहीं है फेयर वैल्यू पर रखना। और फेयर वैल्यू मॉडल में तो डेप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अल्टीमेटली वहाँ पे भी क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन है। जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रखी जाती है ना प्रॉपर्टी, उसके 2 पर्पस होते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन, दूसरा क्या होता है? रेंटल कमाना। मेरी बात समझ आ रही है? अब उसको तुम ले आओ टैक्स के एम्बेड में, यहाँ पे टैक्स के एम्बेड में ले। सही है, बच्चे का सवाल सही है सर, IAS 40 से हमने पढ़ा हुआ है, हमें ज़रा लिंक करवा के लेके चलें। तो जब तुम उसके ऊपर रेंट कमा रहे हो तो हमारे पास टैक्स में उसके लिए क्या, कौन सा हेड पड़ा हुआ है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब जब तुम उसके ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन कमा रहे हो उसके लिए हमारे पास टैक्स में कौन सा हेड पड़ा हुआ है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है जी, यहाँ तक बात। अब अगर बात करते हैं हमें मजबूरी में IAS 16 वाला जैसे तरीका कार है, क्योंकि अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल पे नहीं है ना IAS 40 में, तो फिर IAS 16 और IAS 40 में कोई फर्क रह नहीं जाता, कॉस्ट मॉडल पे दोनों चलते हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन है उस चीज़ के ऊपर तो फिर अल्टीमेटली वो फिर यहाँ पे
जिस एसेट में डेप्रिसिएशन आ रही है, अमोर्टाइजेशन आ रही है, वो फिर कैपिटल एसेट ही नहीं है। मेरी बात समझ आई? सर ये 3 बातें हमने की थी। अच्छा, इसमें जो पहला पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है, सर ये जो पहले 2 पॉइंट है हमारे पास, ये अपने पास नोट कर लें कि इनके ऊपर जब भी सर क्या आएगा, गेन आएगा, वो सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। सेपरेट ब्लॉक का क्या मतलब था सर? एक सेपरेट रेट दिया होगा, उस रेट को उठाएंगे और गेन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। गेन की अमाउंट होगी हमारे पास इनटू सेपरेट एक रेट होगा। मुझे बताएं कि कल हमने कोई सेपरेट रेट पढ़े हैं? जी सर। किसके लिए पढ़े हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। कोई बता सकता है अगर प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई हो तो कितना रेट है एक्टिव टैक्स पेयर के लिए? 15%। ऐसा ही है जी। और अगर एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है वो बंदा तो कितना है जी? 15% अलग से ऐड करेंगे, लेकिन स्लैब में जाके देखेंगे। स्लैब में जाके देखेंगे। समीउल्लाह कल वाला लेक्चर एंड से नहीं देखा था? मैं दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हम उसके ऊपर दोबारा आते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक ब्रॉड कैटेगरी बता रहा हूँ कि किस तरह से हम टैक्स करेंगे सर। और अगर हम बात करते हैं सर इन अनलिस्टेड शेयर्स की, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हों या कोई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हों, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाले किस तरह से टैक्स होंगे जी? ये एनटीआर में जाएंगे, ठीक है जी। ये कहाँ जाएंगे? टैक्स अंडर एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। अब एनटीआर में जाने का क्या मतलब है सर? जब हम टोटल इनकम में आते हैं, हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये सारी बातें करते हैं। ये जो अमाउंट है जो एनटीआर में जा रही है, ये उन्हीं 5 हेड्स में जाके फॉल करेगी और अल्टीमेटली टोटल इनकम का पार्ट बना देगी। मेरी बात समझ आ रही है? और बाद में इसको हम अलग से सेपरेट इसको हम डिडक्ट करेंगे वहाँ से या नहीं करेंगे टैक्सेबल इनकम में जाते हुए? बताएं जी। क्योंकि ये एनटीआर में आ रही है, क्योंकि एनटीआर में आ रही है। अगर ये सेपरेट ब्लॉक होती या एग्जेम्प्ट होती या इनकेस कोई डिडक्टेबल अलाउंस होता तो टोटल इनकम से लेस करते हो, फिर कहाँ पे आते? टैक्सेबल इनकम पे आते। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बताई हैं कि सर जो कैटेगरी ए है, जो कैटेगरी बी है, ये जो 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास, ये ए एंड ये बी वाली। सर ये जो 2 कैटेगरीज हैं ये किस तरह से टैक्स होती हैं? सेपरेट ब्लॉक में। सेपरेट ब्लॉक का मतलब है कि इनके लिए हमारे पास रेट क्या है? सेपरेट है। पूरा चैप्टर की ये समरी है। पूरे चैप्टर की क्या है सर? ये समरी है कि अगर इस पूरे चैप्टर में हमने 3 बातें करनी है तो वो 3 बातें ये हैं। एक बात ये वाली है, एक बात ये वाली है सेकंड वाली, और एक बात हमारे पास कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो अब इन्हीं की टैक्सेशन जो है हमने आगे देखनी है। जी जी। ये जो ऊपर वाले 2 हैं, इसकी अलग से टैक्स लायबिलिटी निकाल दी और इसको टोटल इनकम में से निकाल दिया और इसको फाइनल की टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया। इसके ऊपर क्या फॉर्मेट है ये भी बता देता हूँ आपको। अभी हमने न्यूमेरिकल्स को देखे नहीं ना इसके, हमने अभी न्यूमेरिकली तो वो चीज़ को देखा ही नहीं है, तो उससे पेपर के अंदर वो कोई ऐसा सवाल है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा ब्लॉक के बारे में पूछे? हाँ बिल्कुल 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 ऐसा आता ही है ऐसा पेपर में। सर हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाए ऊपर आ जाए। एग्जाम्पल है सर हमारे पास, सर मेरे पास क्या है जी? एग्जेम्प्ट इनकम है कितनी? ये अपने पास नोट करेगा फॉर्मेट इसका। जी ऑनलाइन वाले हजरात, सर वॉइस इशू सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कट हो रही है बीच में। जी आप बताएं मुझे आवाज़ आ रही है आप लोगों को या कट हो रही है स्टिल? माइक को मैंने अपने करीब कर लिया। जी इलियास, फायज़ा, सिद्रा सब बता दें मुझे। जी आप ठीक है, चलें जी ठीक है। तो सर एग्जेम्प्ट इनकम मेरे पास कितनी है? 5 लाख। सर इसके बाद मेरे पास इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है जी?
2 लाख रुपए। मेरी बात समझ आ रही है? इसके बाद सर मेरे पास डिविडेंड की इनकम कितनी है? सर ये FTR में जाता है। FTR क्या होता है अभी मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन ये अदर सोर्स में ज़रूर जाता है, अदर सोर्स में ज़रूर जाता है। इसके ऊपर फाइनल टैक्सेशन होती है, वो क्या होती है हम इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके पढ़ेंगे। लेकिन सर ये हमारे पास क्या है जी? FTR की इनकम है। ये सर मेरे पास 1 लाख रुपए है। इनकम फ्रॉम बिजनेस मेरे पास कितनी है जी? ये है मेरे पास 5 लाख रुपए। ठीक है, अब हमने क्या क्या बातें कर ली हैं सर अभी तक? एक तो है मेरे पास एग्जेम्प्ट इनकम। क्या ये टोटल का पार्ट बनती है? क्या ये टोटल का पार्ट बनती है? बनती है। सर जो FTR की इनकम है, क्या ये टोटल का पार्ट बनती है? बनती है सर, बिल्कुल बनती है। इसको भी फिर हम जाके आगे लेस कर देते हैं, जैसे ट्रीटमेंट सेपरेट ब्लॉक का करते हैं। सर एक मेरे पास इनकम है गेन, जो कि किस पे आया सर? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आया। ठीक है जी, एक मेरे पास है ये वाला गेन जो किस पे आया? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर बताएं मुझे, मैंने आपको क्या बताया ऊपर कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो गेन आएगा वो किस तरह से किया जाएगा? टैक्स सेपरेट ब्लॉक किया जाएगा। सर इसके ऊपर सपोज मेरे पास गेन आ गया, गेन सर मेरे पास आ गया 1 लाख रुपए का। मेरी बात समझ आइए जी? 1 लाख रुपए का मेरे पास क्या आ गया? गेन आया, जो कि सेपरेट ब्लॉक में जाना चाहिए, सेपरेट ब्लॉक में। अब इन सबका मुझे सम बता दें कितना बनता है? 14 लाख। 14 लाख। सर इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ? क्या मैं इसको टोटल इनकम का नाम दे सकता हूँ? इसमें सर मेरे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, इसमें मेरे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है, इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, और ये एग्जेम्प्ट इनकम मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरी एग्रीकल्चर की इनकम थी, तो ये भी मेरे पास कहाँ आ जाएगी सर? इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगी। ठीक है सर, क्या मेरे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है यहाँ पे? क्या मैंने उनका सम कर लिया? इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इनकम फ्रॉम टोटल इनकम कह सकता हूँ इसको मैं, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम से हमने कहाँ जाना होता है अल्टीमेटली? टैक्सेबल इनकम में। टैक्सेबल इनकम क्यों चाहिए होती है? क्योंकि उससे मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा? टैक्स का रेट। सर टैक्सेबल इनकम में आने के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें निकालना ज़रूरी है? सबसे पहले तो सर हम निकाल देंगे एग्जेम्प्ट इनकम। कितनी है जी? 5 लाख। सर अब इसके बाद हमने क्या निकालना है? सेपरेट ब्लॉक में जो इनकम जा रही है, क्योंकि उसके ऊपर रेट कौन सा लगेगा? सेपरेट रेट लगेगा। जब सेपरेट रेट लगेगा तो इसका मतलब है वो अमाउंट हमने अलग कर लेनी है। ठीक है, उस अमाउंट को हम स्लैब में नहीं लेके जाएंगे, स्लैब का रेट उसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो सर ये जो बात मैंने की थी, क्या ये सेपरेट ब्लॉक में जा रही है? ये वाली इनकम ऐसा ही है जी, तो सेपरेट ब्लॉक वाली इनकम सेपरेट अलग कर लें जी। सेपरेट ब्लॉक कितनी है जी? 1 लाख। अब इसके अलावा बताएं मुझे कौन सी इनकम अलग होनी चाहिए जी? डिविडेंड को भी हम लेस करेंगे। कितने हैं जी? ये 3 चीज़ें हैं। 7 लाख। बताएं जी कितना आ गया? 7 लाख। टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपीज़। यस एग्जैक्टली, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अभी हम 7 लाख रुपए पे आ गए हैं। बताएं जी 7 लाख रुपए के ऊपर कौन सा स्लैब लिखना चाहिए? क्या ये सैलरीड में आ रहा है, नॉन सैलरीड में आ रहा है? नॉन सैलरीड में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो इनकम हम सैलरी है वो कितनी है जी? वो टैक्सेबल इनकम के 75% से कम है। मेरी बात समझ आ रही है? अब आ जाए चैप्टर नंबर 4 में, हम यहाँ पे आ गए। बताएं जी टेबल 1 या टेबल 2? क्या ये लिखा हुआ है नॉन सैलरीड? बताएं जी कितना बनता है? 7 लाख रुपए है। अगर अमाउंट 6 लाख से ज़्यादा होगी लेकिन 12 लाख से कम होगी तो कितना सर? 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए जो हमारे पास बचा है उसका कितना? बताएं जी टैक्स की लायबिलिटी बताएं। वन लाख इंटू 15,000 कर सकता हूँ मैं? 15,000 है ना सर? सर ये 15% है ना सर रेट? 15%। और अमाउंट 6 लाख से कितनी ज़्यादा है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए पे मैं कितना लगाऊंगा? 15%। तो टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ गई? 15,000 रुपीज़ आ गई। मेरी बात समझ आ रही है? अभी तक हमने डिविडेंड पे टैक्स नहीं लगाया। अभी तक हमने उस इन गेन के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जो कि सेपरेट ब्लॉक में गया है। मेरी बात समझ आ रही है? उसको हमने अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था।
एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सर वो इनकम मेरी क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी। तो 15% तो वो है जो एज पर स्लैब मेरी, आ जाओ क्लास में आ जाओ, बिजी हो एडमिन में, बैठ जाओ। तो एज पर स्लैब मेरी अभी तक कितनी इनकम आई है? 15,000 जो मैंने एज पर स्लैब निकाली है। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है जी, कोई बता सकता है क्या ऐड करना है मुझे? जो सेपरेट ब्लॉक में चली गई थी और जो डिविडेंड की थी, एफटीआर की इनकम। डिविडेंड के ऊपर सर 15% रेट होते हैं, ये आप लोगों को मैं एग्जांपल के लिए भी बता रहा हूँ, हम उस चैप्टर में जाके भी पढ़ेंगे। प्रॉफिट ऑन डेट हो गया, डिविडेंड हो गया, इनके ऊपर 15% का रेट होता है। ठीक है जी। सर तो फिर हम लोग डिविडेंड ऐड क्यों करते हैं? हम लोगों ने तो पढ़ा है अगर हम लोग डिविडेंड ऐड करेंगे तो उससे हम लोग डिविडेंड से मतलब फायदा उठा सकते हैं। अगर हम लोग वो ऐड करेंगे ना तो वो हमारे टैक्स में क्या बनेगा, टैक्स ज़्यादा लगेगा उससे, इसी वजह से हम लोग लेस करते हैं। तो फिर हम लोग वापस इसको ऐड क्यों कर रहे हैं सर? डिविडेंड की इनकम कमाई है ना, तो इसके ऊपर टैक्स तो देना है सर। तो हम लोगों ने उसके लिए सेपरेट रेट है। हमने उसको किसी हमने, देखो मेरी बात सुनो, कहाँ पे डिविडेंड किया, वापस लेस किया। देखो मेरी बात सुनो, लेस इसलिए किया क्योंकि टोटल इनकम निकालनी थी। एक बंदे ने जो टोटली जितना कमाया है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि एक बंदे का अगर कोई सर फार्मर है कोई, तो उसका बिजनेस भी है अगर कोई इसके अलावा, तो बिजनेस की इनकम और फार्मर की जितनी भी इनकम है मिला के टोटल इनकम वो इतनी कमाता है। ठीक है, तो ये भी असल में उसकी टोटल इनकम का पार्ट है। लेकिन अब टैक्सेबल में आने के लिए मैंने इस चीज़ को अलग क्यों किया है, क्योंकि इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो एफटीआर है, फाइनल टैक्स रिजीम में जा रहा है। फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है सर? ये होती है कि सपोज अगर मुझे डिविडेंड की अमाउंट मिलती है ना, मुझे 1 लाख रुपए डिविडेंड मिलता है, तो सर एक रेट है 15% का, जो कि उठा के उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा और बोला जाएगा तुम्हारा फुल एंड फाइनल टैक्स ये ही है। एक चीज़ आपको मैं लिखवा देता हूँ जो बिल्कुल एक बेसिक है। ये देखें जी, एनटीआर में जब हमारे पास आती है ना अमाउंट, एनटीआर में होता क्या है? सबसे पहले सर हमारे पास होती है सेल्स, या इसको आप ये भी कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, प्रोसीड। लेस क्या करते हैं सर हम इसमें से? लेस करते हैं इसमें से कॉस्ट। सर कोई अमाउंट आ जाती है प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है। इस प्रॉफिट के ऊपर हम अल्टीमेटली क्या करते हैं जी? स्लैब लगाते हैं, स्लैब रेट लगाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जो हमने स्लैब पढ़ा हुआ है, स्लैब रेट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये है एनटीआर में ट्रीटमेंट। एनटीआर में हम पैसा कमाएंगे, उसके लिए कुछ खर्चा करेंगे, फिर फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम टैक्सेबल इनकम का नाम देंगे। और टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम कहाँ से रेट उठा के लगाएंगे? स्लैब से। दूसरा सर हमारे पास क्या होता है जी? सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक में सर हमारे पास आएगा एक गेन। गेन के ऊपर हम क्या लगाते हैं? एक सेपरेट क्या लगाते हैं जी? सेपरेट रेट लगाते हैं, और उसके ऊपर हमारा क्या आ जाता है? फुल एंड फाइनल टैक्स आ जाता है, जिसको हम अलग से क्या कह सकते हैं? टैक्स की हमारी लायबिलिटी। ये वाली टैक्स की जो लायबिलिटी आई है, ये जो ऊपर अमाउंट आएगी, इन दोनों में ऐड हो जाएगी फाइनल टैक्स निकालने के लिए, हो जाएगी ना। अगर एक बंदे की सेपरेट ब्लॉक की भी इनकम है, एक बंदे की नॉर्मल टैक्स रिजीम में भी इनकम है, तो हम सारी टैक्स की लायबिलिटीज को ऐड कर रहे होंगे। मेरी बात समझ आ रही है सर? एक और इनकम होती है हमारे पास, एक और रिजीम होती है, उसका नाम है जी एफटीआर रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम। एनटीआर कौन सी है जी? नॉर्मल टैक्स रिजीम। एफटीआर कौन सी है? फाइनल टैक्स रिजीम। और सेपरेट ब्लॉक में जो अमाउंट जा रही है, इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट रेट लगा रहे हैं। जैसे कि सर चैप्टर नंबर 5 में हमने क्या किया था? गोल्डन हैंडशेक के ऊपर सेपरेट रेट लगाया था, वहां पे उसने रेट कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया था। चैप्टर नंबर 9 में आके उसने हमें ये रेट सेपरेटली बता दिए हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो सर एफटीआर में हमारे पास जैसे कि डिविडेंड की इनकम जाती है, और हमारे पास जाती है जी, सपोज डिविडेंड की इनकम है, या सपोज प्रॉफिट ऑन डेट है। प्रॉफिट ऑन डेट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट जो सर बैंक्स इंटरेस्ट, जो कंपनीज इंटरेस्ट कमाती हैं, इसको उठाएंगे और एज इट इज़ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15% से। तो क्या आ जाएगी सर? हमारी टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैंने बैकग्राउंड दे दिया है इसका। डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको जब बातें आएंगी हम इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब क्या होता है एनटीआर में जब हम कमाएंगे पैसा, तो पहले कुछ सेल्स आएंगी, फिर कुछ खर्चे आएंगे, जो नेट पे प्रॉफिट बचेगा उसको उठा के कहाँ लेके जाएंगे? टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाएंगे, एंड देन उसके ऊपर स्लैब का रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। एनटीआर की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ सेपरेट ब्लॉक की। उसके लिए जाहिर है उसने कोई ना कोई सेपरेट रेट दिया होगा। हम उठाएंगे गेन जो भी हमने कमाया होगा, और अल्टीमेटली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सेपरेट रेट से। और तीसरी चीज हमने क्या बात की? एफटीआर की।
FTR का मतलब है फाइनल टैक्स रिजीम। जब एक कंपनी, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से मुझे क्या आ रहा है सर, डिविडेंड आ रहा है। जब वो मुझे डिविडेंड देगी ना तो उसमें से ही 15% काट लेगी, फुल एंड फाइनल टैक्स बोलेगी कि तुमने जो इसके ऊपर 15% का मुझे टैक्स दे दिया, तुम्हारी अल्टीमेट टैक्स की लायबिलिटी यही है, इससे ज़्यादा तुमने इसके ऊपर पैसा और नहीं देना। तो वो 15% का जो टैक्स है मुझे काट के देती है ना सर, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये 15% की क्या बन जाती है मेरी टैक्स की लायबिलिटी। अब अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल आंसर आएगा ना टैक्स की लायबिलिटी का, वो इन तीनों का सम होगा। ठीक है, आ जाए जी, इधर आ जाए। अब FTR में मैंने एक चीज़ आप लोगों को बता दी है कि पैसा हमें कट के मिलता है। मेरी बात समझ आ रही है? पैसा हमें कट के मिलता है जी। इसको मैं मज़ीद नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे थे हम? सर डिविडेंड के ऊपर आप जो टैक्स है ऐड करेंगे। हमने क्या निकाला है? टैक्स की लायबिलिटी निकाली है। तो अब टैक्स की लायबिलिटी में जो अमाउंट ऐड करनी है वो भी टैक्स की लायबिलिटी की अमाउंट ऐड करेंगे ना। डिविडेंड की इनकम पूरी मैं 1 लाख तो ऐड नहीं कर दूंगा यहाँ पे, ऐसे तो नहीं होगा ना सर, क्योंकि वो हम ऊपर से क्या करके आ चुके हैं, लेस करके आ चुके हैं। तो ये देखें जी, 1 लाख रुपए का हमारे पास क्या था, डिविडेंड इंटू 15%, ये मेरा टैक्स देना बनता था। डिविडेंड के ऊपर ये वाला टैक्स मेरा देना बनता था। कितना हो गया ये भी? फर्दर आगे आ जाए सर, सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक बेटा आपको समझ आ रहा है, नजर भी आ रहा है यहाँ से? ठीक है, यार ये इसको बुलाना, ये बटन मुझसे प्रेस हो गया, इसको बोलो आके देख लो। नेटफ्लिक्स ओपन हो गया है, देखो दिनेश को बोलो आके से सेटिंग देख ले। बच्चों से पूछ लेते हैं कि वो साथ हैं भी या नहीं। आई डोंट थिंक सो कि स्क्रीन देख रहे हो? अच्छा अकाउंट्स भी लॉगिन पड़ेगा, सब कुछ लॉगिन है भाई यहाँ पे। कर दूँ, ट्रिल कर दूँ? यहाँ तो नहीं आएगी, यहाँ तो कनेक्ट हुआ है ना, ये वाली स्क्रीन शेयर हुई है। अच्छा वो आता है, वो देख लेता है। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई है कि सर हम एक तो हमने निकाली जो एज पर स्लैब हमारी इनकम आई, एक हमने वो रेट निकाला जो कि FTR फुल एंड फाइनल लगना था हमारे ऊपर। क्योंकि ऊपर देखें मैं जो अमाउंट निकाल रहा हूँ ना, ये जो 7 लाख रुपए की अमाउंट है, इसके अंदर मेरी डिविडेंड की इनकम अब नहीं आ रही। मैंने फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज मैंने टोटल इनकम में तो दिखाया उसको, लेकिन टैक्सेबल में आते आते मैंने वो अमाउंट अपनी निकाल दी है, डिडक्ट कर दी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक सेपरेट से अलग से रेट लगाना है। ठीक है, चाहे वो सेपरेट ब्लॉक हो, चाहे वो FTR वाली इनकम हो। लेकिन जो बाकी की अमाउंट थी 7 लाख रुपए की, उसके ऊपर क्या लगाना था मुझे? स्लैब का रेट लगाना था, तो उसको मैंने स्लैब के लिए अलग कर लिया। जी आप पूछें। दिनेश ये नेटफ्लिक्स ओपन हो गया, ये आके देखना यार प्लीज, आ जाओ। ये रिमोट से सेटिंग्स की चेंज कर दो। मैंने सब चीज़ लॉगिन करके रखी हुई है। यहाँ पड़ा हुआ था, हाथ में ऐसा लगा तो जी। ऑनलाइन वाले हज़रात सब साथ हैं? जी साथ हैं वो भी। चलें सर वापस आ जाते हैं। सर सेपरेट ब्लॉक में कितनी अमाउंट गई थी? सर सेपरेट ब्लॉक कहाँ पे जी? हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सेपरेट ब्लॉक में ये अमाउंट गई थी। ये मैंने किसके ऊपर कमाया था? प्रॉपर्टी बेच के कमाया था। सर मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? आफ्टर 1 जुलाई 2024। और सर मैं कौन हूँ? सर मैं कौन हूँ? एक्टिव टैक्स पेयर हूँ। मेरा नाम कहाँ पे आ रहा है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है। तो मेरा सर कितना रेट मल्टीप्लाई होना चाहिए? 15%। तो सर मेरी जो 1 लाख रुपए की सेपरेट ब्लॉक में अमाउंट गई है, उसके ऊपर मैं कितना रेट मल्टीप्लाई करूंगा जी? कितने बनता है जी बताएं? 15,000 बनता है। अब अल्टीमेटली मुझे बताएं कि क्या एग्जेम्प्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दूं? नहीं लगाऊंगा ना सर, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्प्ट प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए टोटल इनकम में तो आ गया, लेकिन अब टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना। सर हमने सेपरेट ब्लॉक भी निकाल दिया। निकाल के जब हमने यहाँ से निकाल दिया सेपरेट ब्लॉक, यहाँ निकाल दिया, यहाँ पे अलग से क्या कर दिया? वापिस ऐड कर दिया उसका टैक्स। सर हमने डिविडेंड की इनकम जो FTR की इनकम थी वो तो निकाल दी, और अलग से सर कहाँ पे ऐड कर दी?
टैक्स की लाइबिलिटी में ऐड कर दी। मेरी बात समझ आ रही है सर? बाकी का जो 7 लाख रुपए बचा था इसके ऊपर जो टैक्स बनता था वो भी मैंने स्लैब के रेट से निकाल दिया। क्या मेरी सारी इनकम टैक्स हो गई है? क्या मेरी सारी इनकम टैक्स हो गई है? मेरी बात समझ, अभी बता दीजिए टोटल कितना बनता है? 45। क्या सर मेरी टोटल जो टैक्स की लाइबिलिटी अभी तक बनती है 45,000 की बनती है टोटल टैक्स? ये अपने पास नोट कर लें जी। सर 7 लाख से हम लोग लेस नहीं करेंगे? क्यों 7 लाख से लेस नहीं करेंगे? कौन सी जो हम लोगों ने टैक्सेबल इनकम निकाली है टैक्सेबल इनकम? ये निकाली है, इसके बाद जी, इससे हम लोग ये लेस नहीं करेंगे सर? ये सारे जो हम लोगों ने टैक्स लाइबिलिटीज निकाली है और ये डिविडेंड सेपरेट ब्लॉक वाली अभी तो मैं निकाल रहा हूँ मेरी टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बनती है। तो मेरी सारी इनकम्स होंगी तो मैं लाइबिलिटी निकालूंगा ना। मैंने अपनी 7 लाख की इनकम उठाई और उसके ऊपर कितना टैक्स निकाल दिया सर? 15,000 रुपये टैक्स निकाल दिया। मैंने सर अपनी 1 लाख रुपए की सेपरेट ब्लॉक की इनकम उठाई और उसके ऊपर मैंने कितना टैक्स लगा दिया जी? 15% का, कंसिडरिंग कि मैं एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा हूं और मैंने प्रॉपर्टी कब खरीदी है? आफ्टर 1 जुलाई 2024। तो मैं 15% लगेगा मेरे ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर सेपरेटली टैक्स ले लिया। फिर सर डिविडेंड की इनकम थी, डिविडेंड की इनकम मेरे पास लाख रुपए आई, उसके ऊपर मेरा 15% का रेट मल्टीप्लाई होता है, तो सर कितना टैक्स बना? 15,000। मैंने टोटल कर दिया। अभी मेरे पास कौन सी अमाउंट आ रही है? 45,000 की, जो मेरी टोटल टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। मेरी बात समझ आ रही है? टोटल टैक्स की लाइबिलिटी बनती है। सर इससे आगे भी एक स्टेप है, यहां तक सब साथ हैं तो मुझे बता दें। सर आपकी इतना टैक्स दिया हुआ होगा ना पहले से? एग्जैक्टली ये अगला स्टेप वही था। सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ तक सब साथ हैं? क्या यहाँ तक सब साथ हैं जी? तकरीबन। ऑनलाइन वाला को कुछ नहीं। जी ऑनलाइन वाले हजरात, एक मिनट में 8 मैसेज आ जाते हैं, बहुत तेज़ हैं ऑनलाइन वाले। सर ये NTR FTR कहाँ से आया है, समझ नहीं आ रहा सर। बेटा मैंने NTR FTR और ये सेपरेट ब्लॉक यहाँ पे समझाया था बिल्कुल नीचे कि सर NTR में क्या होता है, हम पहले अपनी कमाई सारी लाते हैं, उसमें से क्या निकालते हैं? अपनी कॉस्ट। फिर जो पैसा बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, उसके ऊपर कौन सा रेट लगाते हैं? स्लैब वाला रेट लगाते हैं। मैंने एक बात ये की थी जो कि हम नॉर्मली करते आ रहे थे अभी तक, ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सेपरेट ब्लॉक की, जो हमने इस चैप्टर में आगे पर्टिकुलरली देखा कि जब हमारे पास कौन कौन सी इनकम होती हैं। जब हमारे पास सर सिक्योरिटी से कोई गेन आता है या जब हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच के कोई गेन आता है, तो ये जो गेन है कहाँ जाता है? सेपरेट ब्लॉक में जाता है। तो इस गेन को किस तरह से टैक्स करवाते हैं? इसका सर सेपरेट ब्लॉक का गेन हो गया, उसको सेपरेट उसके रेट से मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली क्या आ गई मेरे पास? टैक्स की लायबिलिटी। जितना मेरा टैक्स का बर्डन है वो आ गया। समझ आ रही है सर? समझ आ रही है? यहाँ कहीं कंफ्यूजन है? नहीं? ठीक है जी, समझ आ रही है बच्चे को। यहाँ तक सब साथ हैं? पहले 2 चीज़ें बता दें, FTR को छोड़ दें, भी FTR को छोड़ दें। सेपरेट ब्लॉक समझ आ गया? जो चीज़ हम सैलरी में करते आ रहे थे ना, उसको हम NTR बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? उसको हम नॉर्मल टैक्स रिजीम बोलते हैं। वहाँ पे हम नॉर्मली स्लैब देखते हैं और रेट लगा देते हैं, बिल्कुल आसान से ज़िंदगी रहती है हमारी। फिर जब हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आते हैं तो हमारे पास उसने बताया कि जो 2 चीज़ें हैं ना, खास तौर पे ये वाली 2 चीज़ें, केस नंबर A एंड केस नंबर B। सर जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो प्लस वो वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हमने बेची है, जो पाकिस्तान में है, उसके ऊपर जो गेन आएगा वो कहाँ जाएगा? सेपरेट ब्लॉक में जाएगा। ये बात करता है वो। अब बात रहेगी सर ये C वाले सिनेरियो की, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, इसके ऊपर जो गेन है ये NTR में जाता है। अब NTR का क्या मतलब है? जब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे मजीद एक और लाइन ऐड कर देता, अगर मैं यहाँ पे एक मजीद लाइन ऐड कर देता और बोलता कि सर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर से उसके ऊपर मुझे गेन आया था कितना? 5 लाख का गेन आया था सपोज। तो अल्टीमेटली मुझे बताएं कि आप लोग फिर उसको यहाँ से लेस करते? आप उसको यहाँ से लेस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो NTR में था ना। तो NTR के लिए तो हमने निकालनी थी टैक्सेबल इनकम। जब टैक्सेबल इनकम निकालनी थी तो सर स्लैब कौन सा स्लैब लगने था ना इस पे? स्लैब जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़े हुए थे, मेरी बात समझ आ रही है? जिसमें टेबल 1 और टेबल 2 आ रहा था हमारे पास। तो जब एक चीज़ हमारे पास नॉर्मल टैक्स रिजीम में टैक्स हो रही होती है तो हम उसको टैक्सेबल इनकम तक लेके आते हैं। लेकिन जब एक चीज़ हमारी सेपरेट ब्लॉक में टैक्स होती है या FTR में जाके टैक्स होती है, तब हम उसको टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बनाते, टोटल का पार्ट जरूर बनाते हैं, टैक्सेबल का पार्ट नहीं बनाते। फिर उसकी जो हम टैक्सेशन है किस तरह से करते हैं जी? सेपरेटली करते हैं उसकी टैक्सेशन। मेरी बात समझ आ रही है जी? मुनीब आपको समझ आ गई मेरी बात?
यहाँ तक मैंने रिपीट कर दिया। हाँ अब आ गई समझ। किसी का कोई भी सवाल है सर पूछ लें दोबारा, कोई मसला नहीं है, चीज़ें बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। क्योंकि सर देखें जो हमारे पास सवाल आएगा ना सैलरी का भी जो आएगा, उसमें उस बंदे ने क्या पता सर शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया और डिविडेंड भी आ रहा हो, तो पेपर में जब सवाल आएगा तो सारी रिजीम्स को मिला के आता है। वहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट की इनकम भी हो सकती है सर बिजनेस के केस में। अब बिजनेस के केस में इनकम फ्रॉम बिजनेस तो आ गया, इंटरेस्ट भी अगर है या प्रॉफिट ऑन डेट अगर है या उसकी कोई डिविडेंड की इनकम है तो वो भी तो आएगी ना सर उसके साथ ही। तो वो टोटल का पार्ट तो हम बना रहे होंगे, टोटल में मतलब सारी इनकम्स टोटल का पार्ट तो बन रही होगी वो इनकम, लेकिन अल्टीमेटली वो किस चीज़ का पार्ट नहीं बन रही होगी, टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं बन रही होगी। और अगर वो सेपरेट ब्लॉक होगी तो उसके ऊपर क्या रेट मल्टीप्लाई होगा, सेपरेट रेट मल्टीप्लाई होगा। और अगर वो एफटीआर वाली होगी तो उसके ऊपर जो एफटीआर का रेट होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है सर? आंखें बंद करके सुन रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं सर अपने साथ। आप किस फेज में चले गए बताएं जी। अरे ये गेन में अभी जैसे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी रखी है सिर्फ, हाँ अगर शेयर्स की भी इनकम डाल मतलब जो गेन आ रहा है, हाँ तो फिर इसमें लेस जो है वो सिर्फ इमूवेबल को करेंगे। नहीं, अगर शेयर्स लिस्टेड वाले होंगे तो वो भी सेपरेट ब्लॉक में आके वो भी लेस हो जाएंगे। अगर शेयर्स अनलिस्टेड वाले होंगे तो वो इसी में रहेंगे, फिर उसको लेस नहीं करेंगे। क्यों? जैसे इमूवेबल वाले को लेस सिर्फ इमूवेबल वाले को लेस करेंगे। एग्जैक्टली सिर्फ इमूवेबल वाले को। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट ब्लॉक है। बाकी अगर एनटीआर में है तो एनटीआर में ही रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये एग्जांपल जो है मजीद कॉम्प्लेक्स होती जाएगी जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, यहाँ तक हम साथ हैं, सबने नोट कर लिया? सर वो NTR और ये बता दें सर मुझे पहले, ये सब लोगों ने नोट कर लिया? यस ऑनलाइन वाले हजरात, मुनीब, नबिया, इलियास, आयशा, फायज़ा, सब जितने भी हैं। एसर, यार एसर तुम्हारा नाम क्या है सर? ये नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने भी नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया आप लोगों ने? सर वो नीचे वाली वर्किंग से दिखा दें NTR सर दिखाते हैं सर दिखाते हैं प्लीज़ सर। 2 मिनट सर, सब आपके जैसे तेज़ नहीं है सर। बेटा ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, नज़र आ रहा है आप लोगों को? आपकी क्लासेस जो बीच वाली क्लासेस हैं वो सारी अपनी ली हुई हैं? ठीक है। ये सर तुम्हारा नाम कैसर है? हो गया। जी सर यहाँ तक। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताएं, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि सर जब हमें डिविडेंड मिलता है तो टैक्स कट के मिलता है। जब डिविडेंड मिलता है तो टैक्स कट के मिलता है, और जब सैलरी मिलती है तो वो भी टैक्स कट के मिलती है। ये हमारी बात हमें सबको पता है सर। जब सैलरी हमारे घरों में आती है तो सर एम्प्लॉयर हमारा टैक्स काट देता है ना सर उस पर। इस टैक्स को बोलते हैं विद होल्डिंग टैक्स। जो एम्प्लॉयर ने क्या किया होता है, विद होल्ड किया होता है। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने सारी इनकम्स ला के, सारी इनकम की रिजीम्स ला के सब कुछ करके मैंने अपनी टोटल टैक्स की लायबिलिटी तो 45,000 निकाल ली, लेकिन क्या मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी मेरा टैक्स काटा होगा सर मुझसे? क्या मुझे जो डिविडेंड मिला है इसके ऊपर ऑलरेडी कोई टैक्स कटा होगा सर? क्योंकि वो फुल एंड फाइनल उस बंदे ने जब मुझे डिविडेंड दिया, या बैंक जब भी मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट करता है तो सर क्या होता है कि वो टैक्स काट के देता है। क्योंकि बैंक और कंपनीज जो हैं ये क्या होते हैं सर, विद होल्डिंग एजेंट्स होते हैं। जो विद होल्डिंग एजेंट होता है उसका काम क्या होता है कि वो आपका पैसा विद होल्ड करके, आपका टैक्स विद होल्ड करके किसको जमा करवाए, आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करवाए। ये बात हम कल कर चुके हैं। ठीक है, इसका हम प्रीव्यू जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं कि इस बात में हमने क्या देखने आगे। सर देखें, अब जब हमारा टैक्स पहले कट चुका तो क्या मेरी अब लायबिलिटी कम हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए ना सर, ऐसा ही है। तो आ जाए सर, मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा जो एम्प्लॉयर है लेस ऑलरेडी टैक्स ऑलरेडी विद होल्ड, और डिविडेंड के ऊपर भी सर मेरा टैक्स कटा था। डिविडेंड के ऊपर सर देखिए 15% की तो फुल एंड फाइनल टैक्सेशन है, विच मीन्स कि अगर मैंने 1 लाख रुपए का मैंने डिविडेंड कमाया है, 15% का उसके ऊपर रेट है, तो मेरा एम्प्लॉयर क्या करेगा सर? मेरा एम्प्लॉयर क्या करेगा?
मुझे 15,000 काट के बाकी कितने दे देगा? 85,000 मुझे वापस कर देगा। उसने 15,000 ऑलरेडी काट लिए मुझसे। अभी जो मैंने चीज़ निकाली है ये क्या है सर? मेरी टैक्स की लाइबिलिटी है कि यार मैंने इनकम लाख रुपए की कमाई थी, मेरी इसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी बनती थी? 15,000 रुपए की। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयर ने 15,000 ऑलरेडी मुझे काट के ही पैसे वापस किए हैं, ऑलरेडी काट के पैसे वापस किए ना सर उसने मुझे, बाकी 85,000 दे दिया। और ऐसे ही मैं सेम बात करूँ अगर मेरे सैलरी के केस में, सर ये मेरी सैलरी की इनकम है, ठीक है। अभी फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, वैसे आप लोग 2 लाख दे के परेशान नहीं हो जाएगा कि सर 2 लाख में तो टैक्स लगता ही नहीं है, तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी सैलरी सर 2 लाख रुपए मुझे मिली है तो मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के दी होगी ना। तो मैं ये भी सपोज कर रहा हूँ कि मेरे एम्प्लॉयर ने यहाँ पे मुझसे 20,000 रुपये टैक्स काट लिया था, ठीक है जी, ऑन सैलरी। अब बताएं जी मेरी फाइनल टैक्स की लायबिलिटी कितनी बची? इसके बाद बता दें मुझे फाइनल टैक्स की लायबिलिटी कितनी बची? सर अब मुझे टैक्स के डिपार्टमेंट को कितने पैसे देने हैं अल्टीमेटली? 35,000 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। क्योंकि देखें होता क्या है मैं बताता हूं आपको। अब ये जो रिटर्न फाइल कर रहा हूं ना, ये जो 45,000 वाली जो मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, ये तो मैं साल के एंड पे जाके कर रहा हूं। अब अगर एक बंदा यही सोचे कि यार मैं बस साल के एंड पे जाके जब रिटर्न फाइल करूंगा तब जाके जितनी मेरी लायबिलिटी 45,000 की बन रही होगी गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, तो मुझे ये बताएं कि पूरे साल में फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? जब गवर्नमेंट, हर बंदा जब ये सोचेगा तो पूरे साल में सर जब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए अपने कामों के लिए, जो भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने हैं, पूरा मुल्क चलाना है, उसको पैसा भी तो चाहिए ना सर। तो इसलिए क्या होता है कि आपका टैक्स साथ साथ विदहोल्ड होता जाता है, ठीक है जी। कंपनीज के केस में भी सर सेक्शन 147 है जो कि फाइनल का पार्ट है, उसमें भी क्या है कि क्वार्टरली टैक्स आपका जो है विदहोल्ड होता जाता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जब चलानी है हमने तो हमें पैसा चाहिए उसके लिए। अगर हर बंदा साल के एंड पे जाके ही पैसा जमा करवा रहा होगा तो फिर 1 साल बाद जाके गवर्नमेंट का पैसा आएगा, पूरा साल गवर्नमेंट क्या रहेगी सर? फारिग रहेगी। उसको अगर पैसा कहीं पर खर्च करना है तो वो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जैसे अब 20,000 है, 15,000 है, सर हमारा टैक्स हर महीने कटता जाता है। डिविडेंड की इनकम आई उसके ऊपर टैक्स कट गया, ठीक है। हमने कोई प्रॉपर्टी बेची साथ ही टैक्स कट गया। अगर मैं कोई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं और मैं नॉन फाइलर हूं तब भी मेरे ऊपर से टैक्स कट गया। तो इस तरह मेरे सारे टैक्स कटते जाते हैं पहले से ही। फिर एक टैक्स पेयर जो है एंड पे जाके ना, साल के एंड पे जाके अपनी जब रिटर्न बनाता है तब वो देखता है कि यार मेरा टैक्स बनता कितना है, कितना बनता है 45,000, और मैं ऑलरेडी कितना पे कर चुका हूं। तो फिर अल्टीमेटली वो क्या करता है सर, साल के एंड पे वो जो नेट अमाउंट बचती है वो किसको पे करवा देता है सर? नेट टैक्स पेबल। बात समझ आ गई सर? ये है मेरा नेट टैक्स पेबल। लायबिलिटी में, लायबिलिटी का वर्ड समझ आ रहा है आप लोगों को कि मेरी लायबिलिटी बनती कितनी थी, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कितना दे दिया था। अब पेबल मेरा मजीद कितना है, मेरी बात समझ आ रही है? 10,000 मेरा मजीद पेबल है। इसमें पेपर में बस ये दिखाने के नंबर है, ये दिखाने के नंबर है, ये इस फॉर्मेट के नंबर है, इस फॉर्मेट के नंबर हैं। चीज तो वही हो रही है ना, ऊपर से ऐड वही हो रही है। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सर अगर क्वेश्चन में उसने पूछा हो कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी और रिइंबर्समेंट ऑफ टैक्स, तो उसमें अगर विदहोल्डिंग का नहीं बताया हो कि एम्प्लॉयर ने विदहोल्ड किया या डिविडेंड का दिया, तो उसको एज्यूम करेंगे? एज्यूम नहीं करेंगे। विदहोल्डिंग की इन्फॉर्मेशन वो हमेशा आपको सवाल में देगा। वो बोलेगा कि 15% जो टैक्स है वो विदहोल्ड किया गया है डिविडेंड के ऊपर, और बोलेगा एक लाइन में ये भी बोलेगा कि एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स आपकी सैलरी पे विदहोल्ड किया है। एक प्रॉपर लाइन सवाल में इसकी भी होती है। जैसे हमारी एग्जांपल में हमने सर कितनी अमाउंट ली सर? हमने भी अमाउंट कंसिडर की ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली ना सर अमाउंट की। पेपर में आपको ये चीज़ गिवन होगी, अल्टीमेटली आपने क्या करना होगा, इसी तरह से आपने नेट करवा देना होगा उस अमाउंट को। और सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके बाद में बताना है आपको, मतलब बिल्कुल बिल्कुल नहीं है कुछ भी कैलकुलेट नहीं बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप लोगों से सवाल आता है कि सर कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, तो बताएं कहाँ पे अपने सवाल को रोकेंगे? बताएं जी कहाँ पे सवाल को रोकेंगे? क्या यहाँ पे सवाल को रोक देंगे? अगर वो कहता है कि कैलकुलेट करके बताएं मुझे टैक्स की लायबिलिटी, तो कहाँ पे सवाल को रोकना है बताएं मुझे? क्या यहाँ पे सवाल को रोक देंगे? फिर अगर वो बोलेगा कि मुझे टैक्स की लायबिलिटी और टैक्स का फाइनल पेबल भी बताओ, तो तब सवाल को कहाँ पे रोकेंगे? यहाँ पे लाके रोक देंगे। मेरी बात समझ आ रही है सर? रिक्वायरमेंट को पहले देखना है, समझना है क्या मांगा है। अगर उसने पेबल मांगा है तो फिर हम यहाँ तक लाएंगे सवाल को, ठीक है। पेबल का मतलब होता है कि अब फाइनली जो मेरी तरफ से रह गया वाजिबुल अदा जो मेरा है, जो मैंने पे करना है किसको? गवर्नमेंट को। तो पेबल तो सर मेरा ये है। अगर उसने बोला कि तुम लायबिलिटी निकाल के दिखाओ, तो लायबिलिटी तो सर सारी इनकम के ऊपर बनती है ना, जितनी भी लायबिलिटी है वो मेरी सर कितनी है
45,000 तक यहाँ पे रोक दिया मैंने, ठीक है जी, यहाँ पे रोक दिया। और सर अगर वो बात करता है कि टैक्सेबल इनकम ही निकाल के दिखाओ, तो जैसे चूँकि वो पूछता नहीं है, तो क्योंकि सारा सवाल उसने करवाना ना सर, इस चीज़ के नंबर है, फॉर्मेट है, आपको करके दिखाया, तो सर इस चीज़ के मार्क्स हैं हमारे पास, ठीक है। सैलरी में कैपिटल गेन में आप ये समझ लें कि कैपिटल गेन की जो एडजस्टमेंट है ना, आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी मिल जाएगी और सैलरी में भी आ सकती है, बिल्कुल आएगी भी। और मिल मिला के ये समझ लें कि तकरीबन 8 से 9 नंबर की टेस्टिंग है वो हो सकती है। 5 नंबर का छोटा सवाल भी आ जाएगा कैपिटल गेन के ऊपर, एक एक एडजस्टमेंट जो है वो बिजनेस के न्यूमेरिकल में डाल देगा और एक जो है वो सैलरी के न्यूमेरिकल में डाल के पूछ सकता है, ठीक है जी। मिक्स आता ही मिक्स सवाल है। अभी मैंने इसमें कितने हेड टेस्ट किए हैं, सारे कर लिए ना सर, तो पेपर में भी इसी तरह आता है, पेपर में भी इसी तरह आता है। सर विदहोल्ड का पीरियड भी ये लोग दे सकते हैं कि मतलब हम लोगों ने अपनी टैक्स की लायबिलिटी जो थी, जो विदहोल्ड था, वो हम लोगों ने इतने पीरियड के लिए रोका हुआ था, उसमें अगर फिस्कल ईयर हमारा विदहोल्ड मैं नहीं करता, विदहोल्ड कौन करता है, मेरा एम्प्लॉयर करता है। अगर उसने विदहोल्ड किया हो, उसने विदहोल्ड करके जमा करवा दिया ना गवर्नमेंट को, उसने मतलब मेरे बिहाफ पे एक पैसा वो था जो मैंने खुद से जमा करवाना था साल के एंड पे, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या किया, मेरा पैसा मेरे बिहाफ पे विदहोल्ड करके अपने पास रख के और किसको जमा करवा दिया, गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। तो ये असल में एम्प्लॉयर का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जैसे कल क्लास के बाद शायद हमारी बात हुई थी, मैंने बताया था कि सर अगर क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर ऐसे विदहोल्ड नहीं करे टैक्स और अल्टीमेटली पे नहीं करवाए गवर्नमेंट को, तो सर गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर तुमने सैलरी पे टैक्स विदहोल्ड नहीं किया होगा एम्प्लॉय की, तो मैं तुम्हें ये एक्सपेंस अलाउ ही नहीं करूँगी। मेरी बात समझ आ रही है। तो जब उसको ये एक्सपेंस उसकी सैलरी का अलाउ ही नहीं किया जाएगा, तो उसका जो टैक्सेबल प्रॉफिट है उसके बिजनेस का बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है। जब बढ़ जाएगा तो फिर उसको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सारी बात है सर। आप लोग सर ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल समझ आ गई कि किस तरह से सारी इनकम्स क्लब होती हैं। पहले टोटल का पार्ट बनती हैं, फिर टैक्सेबल में जब आती हैं तो कौन कौन सी इनकम हम लेस कर देते हैं। सेपरेट ब्लॉक लेस करनी है, एफटीआर लेस करनी है, और कौन सी करनी है, एग्जेम्प्ट इनकम। सर एक और भी चीज़ें लेस करते हैं यहाँ पे, डिडक्टेबल अलाउंस। याद है सर 3 चीज़ें, पीपीएफ, डब्ल्यू, वो वाली सारी। ज़कात मैंने पढ़ा था ना सर, ज़कात किसको दी जाए, अगर एम्प्लॉय को दी जाए ज़कात तो नहीं, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वो ज़कात दी जाएगी, वो लेस की जाएगी। अगर किसी रिलेटिव को दी जाए तो वो नहीं होती लेस। तो सर टैक्सेबल इनकम तक आ गए हम। टैक्सेबल इनकम के बाद अल्टीमेटली क्या निकालनी है हमने, टैक्स की लायबिलिटी निकालनी है। जब लायबिलिटी तक आते हैं तो हमने एक एनटीआर वाली लायबिलिटी तो निकाल ली, लेकिन जो इनकम्स हमने ऊपर से लेस की थी, सेपरेट ब्लॉक की लेस की थी हमने, कौन सी लेस की थी, और एफटीआर की लेस की थी, तो उनकी भी लायबिलिटी हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद अल्टीमेटली कहाँ पे आ गए हम, अपनी टैक्स की लायबिलिटी पे आ गए। ठीक है। फिर अब हमने देखा यार अब पे कितना करना है, लायबिलिटी तो मेरी इतनी बनती है। फिर मैंने अपना देखा कि यार अभी तक मेरा यहाँ पे जो है ना टैक्स का क्या हो चुका है, विद होल्ड हो चुका है, जो कि मेरा एसेट है ना सर। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे बिहाफ पे वो पैसा दे दिया तो मेरा तो एसेट बन गया। तो मैंने सर यहाँ पे वो विद होल्ड जो टैक्स था उसको लेस किया और फाइनल क्या आ गया, मेरा पेबल आ गया। यहाँ तक सब साथ हैं तो मुझे बता दें, सबने नोट कर लिया तो मुझे बता दें प्लीज़। सर अब ये जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, हमने उस पर लिखा है 2 लाख, हम्म। तो अब हमने जो चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर पढ़ी थी कि उसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये उसका सम है, ये उसका सम है। अब मैं एग्जैक्टली अब ये देखो, इसको अगर मैं लिख दूँ वर्किंग वन ओपन कर दूँ और वर्किंग वन में जाके मैं क्या करूँ, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, मेरी जो लीव इनकैशमेंट है, मेरा जो एमटीएस के ऊपर वो आनी थी, मेरी व्हीकल की टैक्सेशन आनी थी, वो वाली मैंने कर दी, अकोमोडेशन आनी थी 45% ऑफ एमटीएस, वो सारी बातें मैं इसकी वर्किंग में करके आ चुका हूँ पीछे। टोटल 2 लाख, ये टोटल एंड में समझो 2 लाख रुपए बचा और हमने उसको क्या कर दिया, फिर इसका पार्ट बना दिया। जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि सर इसकी हम वर्किंग बनाते हैं, तो ये वर्किंग के पीछे है, वो सारी बातें जितनी भी कहानी है वो सारी इसके पीछे है। ये वो एक लाइन आती है, वो ये वाली एक लाइन आती है जो कि 18 नंबर की आएगी। उसमें फिर वो मजीद ऐड कर देगा, आपको एफटीआर की इनकम ऐड कर देगा, सेपरेट ब्लॉक ऐड कर देगा। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली क्या करेंगे। सर फॉर एग्जांपल अगर वो सवाल में गोल्डन हैंडशेक की भी पेमेंट, हाँ, वो भी हमारे पास इसी में ऐड होगी। सर अब मुझे बात बताएं, बंदे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें और गोल्डन हैंडशेक को उसने रिक्वायरमेंट में ये पूछा हो कि इसको सेपरेटली टैक्स करवाना है, हमारे पास ऑप्शन है ना सर सेपरेट ब्लॉक में लेके जाने का। उसके ऊपर एक सेपरेट रेट हम कैलकुलेट करके, कैसे कि पिछले 3 साल का जो टैक्स होता है, पिछले 3 साल की जो टैक्स की लायबिलिटी होती है, वहाँ से हम एक सेपरेट रेट निकालते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। एक एवरेज रेट बनता है पिछले 3 सालों का। सर हमने वो रेट, उसने बोला कि ये चीज़ मैंने अवेल कर ली है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको एनटीआर के अकॉर्डिंगली टैक्स नहीं करवाऊँ। मैंने ये चीज़ क्या अवेल की है, सेपरेटली टैक्स करवाने की। सर क्या वो टोटल का पार्ट बनेगा इस वर्किंग वन में आके, वर्किंग तो मैंने ऑलरेडी पीछे की हुई होगी, इस वर्किंग वन में आके क्या सर वो टोटल का पार्ट बनेगा? बनेगा। यहाँ तक तो सर हम सब साथ हैं। नीचे आ जाए सर, यहाँ तक भी वो आ रहा होगा सर। तो फिर यहाँ पे आते आते क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा गोल्डन हैंडशेक और उसको भी मैं लेस कर दूंगा यहाँ पे,
कर दूंगा सर। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैंने सेपरेट रेट कैलकुलेट किया हुआ है, सेपरेट ब्लॉक का ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे गोल्डन हैंडशेक भी लेस करूंगा। जिस तरह मैंने सेपरेट ब्लॉक में इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन लेस किया, जिस तरह मैंने डिविडेंड लेस किया, तो सर यहाँ पे गोल्डन हैंडशेक भी जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और अल्टीमेटली गोल्डन हैंडशेक यहाँ पे आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? गोल्डन हैंडशेक यहाँ आ जाएगा, उसकी जितनी भी अमाउंट होगी उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा फिर मैं, उस सेपरेट रेट से जो मैंने कैलकुलेट किया होगा। क्या उसकी इन्फॉर्मेशन पेपर में गिवन होगी? सर गिवन होगी सर। ऐसा ही है जी, बात समझ आई, फ्लो समझ आ गया सब चीज़ों का? सर ये टोटली इसके अंदर से एमटीआर में माइनस एमटीआर डिफरेंट चीज़ है। एमटीआर इज टोटली डिफरेंट चीज़, उसको भी कंफ्यूज नहीं करें। मिनिमम टैक्स रेजिम ये है कि आपने मिनिमम एक टैक्स देना है। मतलब सपोज कि मेरा लॉस भी आ रहा है ना एक साल में, मेरा लॉस भी आ रहा है एक साल में, तब भी मुझे टैक्स देना पड़ता है। मेरा अगर एक साल में लॉस भी है, कमाएंगे नहीं ना, मैं बताता हूँ सर। टैक्स वाला डिपार्टमेंट ये कहता है कि बजाय आपका लॉस है, आपने रेवेन्यू के ऊपर जो आपने रेवेन्यू कमाया ना, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट और रेवेन्यू में फ़र्क होता है सर, सेल्स में और प्रॉफिट में फ़र्क होता है। सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आती है, फिर एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग और ये प्लांट इम्कान सारे सर लेस करके हम एट द एंड कहाँ पे आते हैं सर, प्रॉफिट पे आते हैं। सेल्स और प्रॉफिट में फ़र्क होता है। जो एनटीआर वाला आपका टैक्स है ना, वो किस पे कैलकुलेट होता है? अभी बताया था मैंने, प्रॉफिट पे होता है ना एनटीआर वाला टैक्स, उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब लगता है। वो कहता है कि सर सपोज मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बजाय जो है ना मेरा लॉस आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वो कहता है कि स्टिल तुम्हें अपने रेवेन्यू के ऊपर ना एक मिनिमम टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो हम इस चीज़ को अभी कंफ्यूज नहीं कर सकते इस लेवल पे, अभी इस लेवल पे हम उसको कंफ्यूज नहीं कर सकते। जब हम आगे जाएंगे उसको वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है? तो एक चीज़ आई थिंक अभी सब उसको नहीं समझ सकते, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो हम उसको आगे ले जाएं, ठीक है? किस चीज़ का? जो मिनिमम टैक्स दिया जाता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि अगले साल में जब हम जाएंगे, अगले साल अगर प्रॉफिट आ गया, ठीक है, तो अगले साल भी तो हमारा ऑलरेडी ये जो मिनिमम टैक्स है मेरा एसेट बन चुका होगा। मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनती ही नहीं थी और मैंने टैक्स फिर भी जमा करवाया हुआ है टैक्स की डिपार्टमेंट को, तो मेरा एसेट बन चुका है उनकी तरफ। जब अगली बार मेरा टैक्स की लायबिलिटी बन रही होगी तो मैं ऑलरेडी जो पे किया होगा उसको क्या कर दूंगा, नेट कर दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह से क्या मिलता है इसका बेनिफिट जी। ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं, सबका मैसेज आना चाहिए मुझे, अगर ये फ्लो सबको समझ आ गया तो। अभी तक 3 आए हैं, बाकी जवाब सर कैन आई यूज़ दिस? हाँ इलियास कर लो, मसला नहीं है। 6 हैं आज ऑनलाइन में, कल 12 थे, आज 6 हैं। यार रिकॉर्डिंग देखते हैं ज़्यादा बच्चे ना, बाद में फिर रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। मैं पोर्टल ओपन करता हूँ तो सब रिकॉर्डिंग पे लगे हुए हैं। अच्छी बात है, मतलब अपनी पेस पे देखना चाहिए रिकॉर्डिंग भी, ठीक है, कोई बुरा ऑप्शन नहीं है सर। लेकिन लूप बन जाता है, वो एक रिकॉर्डिंग 1.5 घंटे का होता है लेकिन 3 घंटे में भी खत्म नहीं होता। हाँ ये चीज़ है, अगर आप क्लास फिजिकली या लाइव अगर साथ अटेंड कर रहे हैं तो आपकी उसी टाइम में हो जाएगी। हाँ। लेकिन अगर आप बाद में रिकॉर्डिंग जाते हैं तो 3 घंटे तो कहीं नहीं है, मतलब ऐसा ही है। ये मेरा सर टैक्स का रजिस्टर पड़ा हुआ है सामने फाइनल का, तो ये आप देख लें ज़रा। ये फाइनल्स का है, ये फाइनल्स में सब पूरा ही है, सेल टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है, लेकिन एक बार खोल के देखेंगे आपको समझ आ जाएगी फिर। क्लास के बाद इसमें सर इस स्टैंडर्ड की नोटिंग तो होनी चाहिए जो मैंने की हुई है, एटलीस्ट क्लास के बाद देख लेना, मसला नहीं। सही से तफसील चाहता सही है, एक बार देख लेना, इस लेवल की नोटिंग तो होनी चाहिए। सर मैं उर्दू में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ, जो जो ज़ुबानें आती हैं मैं सब में लिख लेता हूँ साथ में, जो मुझे समझ आती हैं, ठीक है? तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। कल सर हमने एक छोटी सी ना बात की थी, उसमें मुझे लगता है कि दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने रिकॉर्ड करवा दिया था आप लोगों के जाने के बाद, और मैंने यही अज्यूम किया था मेरे सामने जो है समीउल्लाह बैठा हुआ है, हालांकि तुम नहीं थे। नहीं तुम चले गए थे ना, उसके बाद की बात है। सर ये वो जो अभी वो टेबल दिखाया था रिमूवल प्रॉपर्टी का, उसके अंदर जैसे फ्लैट वाला रेट था जो बस 15% अगले साल कम हो गया, तो ये बाकी के 3 जो खाली हैं इसके अंदर क्या एज्यूम करेंगे? 7.5 एज्यूम करेंगे, 0 सर। मैं तो इस टाइम बैठा सर, आप दिन एज्यूम करेंगे, 0 सर। यहाँ पे आके हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसके बाद मतलब ये नीचे जितने भी साल हैं अगर खाली है तो इसका मतलब वहाँ पे 0% रेट ऑफ टैक्स है। सर हमने क्या बात की थी, मुझे आप सब लोग रिवाइज करवा दें। अगर तो प्रॉपर्टी खरीदी है 1 जुलाई 2024 से पहले, विच मीन्स के टैक्स ईयर
4 में खरीदी है या उससे पहले खरीदी है, तो सर कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा? हम लोग विद होल्डिंग को देखेंगे कि कितना होल्ड किया है, फिर उस पर अपने क्या मैं सही बात कर रहा हूँ? यहाँ पे हमने सर लाइन ड्रॉ कर दी है, इससे पहले पहले देखेंगे। अगर कब खरीदी है 1 जुलाई 2024 से पहले, उसमें सर हमारे लिए रेलेवेंट क्या चीज़ हो जाएगी? फिर होल्डिंग पीरियड रेलेवेंट हो जाएगा। दूसरा क्या सर, उस एसेट की क्लासिफिकेशन, कौन सा एसेट है, क्या वो प्लॉट है, क्या वो प्रॉपर्टी है, क्या वो फ्लैट है। इधर आ जाए सर, अब ये देखें, आज मैंने आप लोग के आने से पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख दी थी, ये आप लोग भी नोट करेंगे। सर अगर तो हमारे पास कैपिटल गेन है ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, मेरी बात समझ आ रही है? ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर तो प्रॉपर्टी एक्वायर की है कब? अगर तो सर प्रॉपर्टी एक्वायर की है कब? बिफोर 30 जून 2024। जी सर, अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की है बिफोर 30 जून 2024, तो फिर क्या सर रेलेवेंट है हमारे लिए? रेट ऑफ टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन सर होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड होगा, अगर 1 साल देखेंगे, 1 साल से ज़्यादा, 2 साल से कम, 2 साल से ज़्यादा, 3 साल से कम, 3 से ज़्यादा, 4 से कम, और अल्टीमेटली आते आते सर 6 साल। अब उसमें हमें क्या क्या देखना है सर? कैटेगरी भी देखनी है और होल्डिंग पीरियड भी देखना है। क्या मैंने यहाँ पे यही बात की थी? सर मुझे कैटेगरी भी देखनी है, सर मुझे कैटेगरी भी देखनी है, ये कैटेगरीज, और मुझे क्या देखना है? उनका होल्डिंग पीरियड भी देखना है। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक हमने बात कर ली। और अगर सर हमने प्रॉपर्टी खरीदी है कब? आफ्टर 1 जुलाई। इफ प्रॉपर्टी अक्वायर्ड आफ्टर 30 जून 2024 या 1 जुलाई 2024, एक ही बात है सर, कोई मसला तो नहीं है सर इन दो डेट्स में? क्या मैं एक ही बात कर रहा हूँ? 30 जून मतलब 1 जुलाई 2024 के बाद अगर खरीदी है, या उस दिन पे या उससे बाद, तो हम क्या यूज़ करेंगे सर? हमें फिर 2 चीज़ें देखनी है, क्या बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है या वो बंदा नहीं आ रहा एटीएल में। एटीएल का क्या मतलब है जी? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अगर तो वो बंदा, उसका नाम जो है अपेयर हो रहा है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, तो सर रेट कौन सा यूज होगा? 15% का रेट यूज होगा। यहां तक सब साथ हैं। और अगर वो बंदा, इफ पर्सन इज नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, देन सर उस पर हम लोग 15% एडिशनल लगाएंगे, लेकिन सबसे कम नहीं समीउल्लाह, आप गलत वर्डिंग दे रहे हैं, एडिशनल नहीं लगाएंगे। आप मेरी बात सुन लें यहाँ पे। अगर तो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है तो सर कितना रेट होगा? 15%। और अगर बंदा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, तो हम इसको कहां ले जाएंगे? वापस चैप्टर नंबर 4 में ले जाएंगे, जाके स्लैब वाले रेट लगाएंगे। जो हमने स्लैब में रेट पढ़े हुए हैं वो रेट लगाएंगे, अगर वो बंदा कहां नहीं आ रहा? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा। लेकिन प्रोवाइडेड दैट हमने यहां पे ये भी देखना है कि कहीं 15% से कम पे टैक्स ना दे रहा हो वो बंदा। मेरी बात समझ आ रही है? मिनिमम 15%। हाँ, अब जो स्लैब है उसमें तो मतलब स्टार्टिंग ही 15% से, स्टार्टिंग ही 15, तो ये चीज़ हमने बस इंश्योर कर लेनी है। ऑब्वियस सी बात है कि 15% से कम पे नहीं जा रहा होगा, हमने बस ये चीज़ इंश्योर कर लेनी है। मेरी बात समझ आ रही है? सर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, मैं अगर सर आप लोगों से बात करता हूँ, सर अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँ, एक बंदा है सर, उसके पास है प्रॉपर्टी, टेबल 1 के रेट लगाएंगे। यस, टेबल 1 टेबल 2 दोनों यूज होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी सैलरीड और नॉन सैलरीड की बेस पे होगा ना? अच्छा, सैलरीड दोनों रेलेवेंट है। एक ही, अगर मैं उन टेबल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं मतलब ये बात कर रहा हूँ कि सैलरीड है तो टेबल 2, नहीं है तो फिर टेबल 1। सर अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूँ, एक बंदे के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसने सर वो खरीदी कितने की? 60 मिलियन की खरीदी, और सर उसने वो बेची कितने की? जाके 120 मिलियन की सर उसने बेच दी। कितना गेन आया जी उसको? 60 मिलियन का गेन आया। सर इस बंदे ने प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? आफ्टर 1 जुलाई। बताएं जी कितना रेट लगेगा? आप लोग कैसे कह सकते हैं 15%? क्या ये सवाल नहीं बनता कि सर ये भी तो बताएं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि सर ये एटीएल में आ रहा है, टिक लगा हुआ है सर उसके ऊपर, एटीएल में उसका नाम आ रहा है, तो सर कितना? 15%। कितना बन गया सर टैक्स? 4.5, 9 बना। टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ गई? 9 लाख।
9 मिलियन, यहाँ तक सब साथ हैं सर, मैंने यहाँ तक सही बात की है। अब अगली बात करते हैं, यही मूवेबल प्रॉपर्टी थी मेरी सर, मैंने खरीदी कितने की थी, यहाँ तक की बात मैंने कर दी। अब मैं अगली बात कर रहा हूँ सर, मैंने ये परचेज़ की थी 120 की, और मैंने सर ये सेल की है कितने की, वेट अ सेकंड, 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 25 60 120। कैफ का पेपर शाम में आता है। कैफ का पेपर नहीं तो शाम में क्यों होगा, जल्दी हो रहा है। सर बताएं जी कब खरीदी है जी हमने, सेम बात मैं यहाँ दोबारा फॉलो कर रहा हूँ। 2024 के बाद यही बात कर दी मैंने एज इट इज़। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बंदा कहाँ पे नहीं आ रहा, ATL में नहीं आ रहा सर, मैंने इसका स्टेटस के ऊपर क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब बताएं जी, अब देखेंगे सैलरी डे या नहीं है। अब देखेंगे सैलरी डे या नहीं, हम चले जाएंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 में। सर गेन कितना आया, 60 आया, अच्छा नहीं 60 आया, इसलिए मैंने चेंज की थी सर। 30 कितना आ गया मेरे पास, 30 मिलियन का गेन आ गया। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके ऊपर लग रहा है कौन सा, टेबल 1 लग रहा है, मैं ये चीज़ एज्यूम कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है सर। टेबल 1 पे आ जाए, कहाँ पे टेबल 1, किसकी होगी एनुअल इनकम। बताएं जी, कैलकुलेट करके बताएं। अगर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा था 1 जुलाई 2024 के बाद था, तो डायरेक्टली हमने कौन सा रेट मल्टीप्लाई करना है, 15%। और अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी परचेज भी कब की हमने, 1 जुलाई 2024 के बाद, और फिर हमने क्या करना है सर, उस डिवीजन वाले रेट पे चले जाना है। मेरी बात समझ आ रही है सर, कैलकुलेट करके बताएं कितना आ रहा है। सर ये कैलकुलेट करें इसके ऊपर, देखा लास्ट वाला स्लैब ही लग रहा है इसके ऊपर सर, ये फाइनल का पेपर मेरा। अरे अभी नोट कर लो। क्यों भाई, क्या हो गया सर, ये ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं यार, आप लोग रहने दें सर, सर आप लोग रहने दें। सर ये दे नहीं रहा था मुझे। ये वाला स्लैब लगा है सर आपको, लास्ट वाला, ये वाला स्लैब, इसके अकॉर्डिंगली कितनी अमाउंट आ रही है, क्या है यार देखो। टैक्स की लायबिलिटी कितनी है जी, चलो एक दफा दिखाइए। 1 मिनट रुक जाएं सर, ये लें सर, दोबारा देख लें आप। 12.59 आ रहा है आंसर, ठीक है लियाज, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी शुक्रिया। 12.59 मिलियन, हाँ 12.59 मिलियन। अब एक और सिनेरियो आप लोगों से डिस्कस है। एक तो सर मैंने आप लोगों को क्या बोला, वो बंदे ने प्रॉपर्टी कब परचेज की, 1 जुलाई 24 के बाद, और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में था। सर दूसरी बात मैंने क्या डिस्कस की, आफ्टर 1 जुलाई 24 और वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं था। सर ये दो बातें तो हमने कर ली, ये बातें उसने कहाँ तक की हुई थी, यहाँ तक की हुई थी, यहाँ तक। एक बार यहाँ तक पढ़ें इसको सर, यहाँ तक पढ़ें स्टार्ट से। क्या ये दोनों बातें पूरी होती हैं? 15% फॉर पर्सन अपेयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ तक उसने एक बात रोक दी। फिर उसने बोला एंड एट द रेट स्पेसिफाइड इन डिवीजन 1 फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी एंड डिवीजन 2 फॉर कंपनीज। कंपनीज का क्या रेट है सर? 29%। सर उसने बोला फॉर पर्सन नॉट अपेयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, यहाँ तक एक बात हमने रोक दी। क्या दोनों के सिनेरियोज हमने देख लिए यहाँ पे? अगर तो आ रहा था एटीएल में तो फिर
अगर तो पहले आ रहा था एटीएल में तो सर डायरेक्टली कितना, 15% लगाए तो टैक्स कर डायरेक्टली 15%, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा था तो टेबल 1 टेबल 2 पे हम चले गए, मैंने क्या एज्यूम किया यहाँ पे वो क्या था नॉन सैलरी, तो कौन सा लग गया टेबल 1। अब सर एग्जांपल नंबर 3 है जिसके लिए हम, जिसके ऊपर ये वाली बात है, ये एंड वाली बात जिसके ऊपर बेस करती है। सर मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, परचेज कितने की है जी, 12 लाख रुपए की। और सर मैंने इसको सेल कितने की है, 15 की है। ये लो यार 15 की कर दी, 6 लाख से कम हो जाएगा। 15 लाख की कर दी सर, मेरी बात समझ आ रही है। 15 लाख की मैंने वो सेल की है, कितना गेन है जी, परचेज मैंने कब की है ये, आफ्टर 1 जुलाई 2024। यहाँ तक सब साथ हैं। बंदे का नाम सर एटीएल में नहीं आ रहा, गेन बताएं कितना है, हमारे पास 3 लाख है। अब बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा इसका। इसको हम उठा के स्लैब रेट में ले जाएंगे, आ जाएं सर चैप्टर नंबर 4 में आ जाएं, ये लें सर स्लैब 1 ही लगाते हैं, बताएं कितना आएगा टैक्स। क्या सर यहाँ पे, सर क्या यहाँ पे टैक्स 0% आएगा, 0% आएगा, बताएं मुझे। क्या मैं 3 लाख की शक्ल देख के मैं ये डिसाइड करूंगा कि यार क्योंकि यहाँ पे 3 लाख है तो 6 लाख से कम की अमाउंट के ऊपर तो मैं टैक्स दूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि सर उसने एंड पे एक बात कर दी जाते जाते, बोला कि प्रोवाइडेड दैट इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करिएगा, इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करना है आपने कि जो गेन की अमाउंट है उसका 15% टैक्स तो इन एनी केस देना ही देना है, इन एनी केस देना ही देना है, चाहे कि वो 3 लाख हो, चाहे कि वो 4 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो। मेरी बात समझ आ रही है। तो सर इस केस में मुझे बताएं, शुड नॉट बी लेस देन 15%। तो क्या मैं 3 लाख को देखते हुए बोल दूं कि 0%? नहीं। तो सर मुझे 3 लाख के ऊपर भी एटलीस्ट कितना देना पड़ेगा, तो सर ये वाली जो हमने बात की फाइनली ये क्या होगी हमारी, गलत होगी। तो सर टैक्स कितना देना पड़ेगा, एट 15% इन एनी केस। सर ये इन एनी केस वाला है कि भाई प्रोवाइडेड दैट इस चीज़ को इंश्योर करना है। मेरी बात समझ आ रही है। तो सर कितना बना, 45,000। अगर तो आप इसको ये समझते ना कि यार ये तो 6 लाख से कम अमाउंट है, इसके ऊपर तो टैक्स बनता ही नहीं है स्लैब में, तो ये आपकी बात गलत थी। क्यों, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए क्या बोला कि प्रोवाइडेड दैट अगर उस बंदे का नाम एटीएल में आ रहा है और उसके ऊपर जो टैक्स है वो 15% से कम बन रहा है। इस केस में 3 लाख को देखते हुए तो 0% बन रहा था ना सर, 3 लाख को देखते हुए तो 0% बन रहा था ना। उसने बोला कि इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करना कि 15% से कम ना हो, क्योंकि 15% तो हमने उस बंदे को दिया हुआ है जो एटीएल में आ रहा है, तो तुम जो नॉन एटीएल वाले हो तुम्हें तो इससे ज़्यादा लगना चाहिए था, इससे कम तो नहीं लग सकता ना। तो 15% इन एनी केस हमने सर क्या है, देना है, ठीक है। उसको ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो अल्टीमेटली कौन से रेट यूज़ कर रहा था, डिवीजन 1 वाले, डिवीजन 2 वाले, ये जो रेट्स हैं सर टेबल 1 टेबल 2 ये वाले रेट वो यूज़ कर रहा था। और यहाँ पे एक प्रोविजन क्या थी कि 0% भी लग सकता था। मेरी बात समझ आ रही है। इस चीज़ को रोकने के लिए उसने वो बात की है। अनलेस अगर हम आगे की बात करते हैं, यहाँ से ऑनवर्ड्स बात करते हैं, इस वाली प्रोविजन से ऑनवर्ड्स, फिर तो 15% लग ही रहा है। मेरी बात समझ आ रही है, फिर तो 15% लग ही रहा है। तो सर हाशिर बात समझ आ गई मेरी, जो तुमने कहा था कि सर 15% तो लगेगा ही लगेगा, वहाँ तो मिनिमम 15% है। तो अगर वो ऊपर वाली बात में फॉल कर रहा है, यहाँ पे ही फॉल कर रहा है, तो फिर तो वो 0% पे आ जाएगा इस तरह। और हमने इसी चीज़ को क्या करना है, इंश्योर करना है कि 15% से कम उसके ऊपर टैक्स ना लगे। यहाँ तक सब साथ हैं। कल सर मैंने यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, आज मैंने आप लोगों को उसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी बता दी है। सर अगर 7 लाख रुपए का गेन आ रहा है, अगर 7 लाख का आ रहा है हाँ, तो 15% देना पड़ेगा, तब भी स्टिल 15% देना पड़ेगा, 15% ऑफ द गेन। ऑफ द गेन देना अब एक बात कर लेते हैं, यहीं पे एक और एग्जांपल बना लेते हैं। 1 मिनट रुकिएगा बस, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँ। 15,000 टैक्स निकल रहा है। आज उसकी बात कर लेते हैं ना। ये देखो हमने सर इंश्योर क्या करना है कि जितना भी गेन आए हमारे पास उसका 15% से कम टैक्स नहीं देना, उससे ज़्यादा बेशक जाए उससे कम नहीं देना। और सर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस बीच में टैक्स रिलीफ हो, टैक्स रिलीफ कैसा, फॉर एग्जांपल हमें गवर्नमेंट ग्रांट कर देती है कि हम आपसे टैक्स, गवर्नमेंट हर चीज़ में ग्रांट कर देगी? हो सकता है कर नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है? इस चीज़ में क्या गवर्नमेंट ग्रांट करेगी मुझे बताओ। इसमें सर देखो ग्रांट का भी तो क्राइटेरिया होता है।
देखो ग्रांट का भी क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं कि ग्रांट हर जगह दे दी जाएगी। जब आपका नेशनल बेनिफिट ही अचीव नहीं हो रहा होगा, सपोज अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, आपने उसके लिए सर कहीं फैक्ट्री लगानी है, तो यहाँ तो समझ आता है गवर्नमेंट ग्रांट देगी। मैंने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बेचनी है, मुझे उसका फ़ायदा है, उसका फ़ायदा किसी नेशनल लेवल पे है ही नहीं, तो सर गवर्नमेंट वहाँ पे ग्रांट क्यों देगी? मेरी बात समझ आ रही है? तो हम हर जगह पे जाके ग्रांट को नहीं घुसा सकते सर। अगर हमने IS-20 पढ़ा हुआ है तो हम उसको हर जगह नहीं लेके जा सकते, हमें उसको उसकी जगह पे ही रखना है, ठीक है? अच्छा सर, अब अगली एक और सिनेरियो, जैसे इस भाई ने बात की, हमारे प्यारे भाई ने ये बात की है कि सर अगर हमारे पास जो गेन है वो कितना आ जाता है, 7 लाख का गेन आ जाता है। उसने क्या बोला है कि अमाउंट जो है 15% और किसकी एक्सीडिंग, 6 लाख से ऊपर ना। तो अगर हमारे पास 7 लाख का गेन आता है सर, फिर भी अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चलूँ, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं चलूँ, तो मैं कितनी अमाउंट पर टैक्स लगा रहा हूँ? 1 लाख के ऊपर कितना, 15%, तो कितना बन जाएगा सर वो, 15,000। और मुझे ये चीज़ इंश्योर करने का बोला है कि क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द गेन। सर मेरा गेन कितना था, मेरा सर गेन कितना था, 7 लाख। तो सर 7 लाख इंटू 15% कितना बनेगा, 1,05,000। तो बताएं जी कौन सा पे करूंगा मैं, 1,05,000 पे कर रहा हूँ मैं इस केस में। बात समझ आ रही है सर? हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 15% से रेट कम नहीं होगा गेन का। मेरी बात समझ आ रही है जी? ऑनलाइन वाले हजरात सब साथ हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रही? एग्जाम्पल के साथ मैंने देख लिया सर। ये केस स्टडी आ सकती है सर, इन एनी केस सर, ये केस स्टडी आ सकती है। इसके ऊपर शायद आप लोगों से वो प्रैक्टिकली नहीं करवाए, मैंने तो प्रैक्टिकल कैलकुलेट करके दिखा दिया ना आप लोगों को किस तरह से हमें हायर ऑफ पे जाना है। 15% तो देना ही देना है सर। वो केस स्टडी पूछ सकता है आपसे, वो आपको यही सिनेरियो बना के देगा। गेन आपका जो है वो 0% या इनकेस 15% से कम आ रहा होगा, तो आप लोग को बताना होगा कि सर हमें 15% से ऊपर क्या देना है, टैक्स देना ही देना है इन एनी केस। क्योंकि बंदा कहाँ पे है सर, नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहा है। बात समझ आइए? नो सर, क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है, ठीक क्लियर है, ठीक है जी। बेटा आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने भी पहले पढ़ा हुआ है ना? समझ आ रही हैं चीज़ें, सही लिंक हो रही हैं चीज़ें? जी जी सर वो 30 मिलियन वाला सवाल करो। 30 कौन सा वाला बेटा? 30 मिलियन वाला जो गेन 30 मिलियन आता है। हाँ, इसमें जो लायबिलिटी की गेन जो है 30 मिलियन है, जो 10 मिलियन से ज्यादा है, इसमें सरचार्ज भी लगेगा। इस देखो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो है ना, हम सरचार्ज की बात ही नहीं कर रहे थे। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम सरचार्ज पे जा ही नहीं रहे थे। अब हम लेके चलते हैं इस सारी एग्जांपल को कहाँ पे, हमारे इस बड़े वाले न्यूमेरिकल के अंदर। ये वाला सर हमारा न्यूमेरिकल है। सपोज मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो हमारे पास प्रोविजन क्या थी कि 10% लगेगा कब, जब हमारे पास कब क्या होगा सर, 10 मिलियन से ऊपर चली जाए। कौन सी अमाउंट सर, टैक्सेबल इनकम की अमाउंट जब 10% से ऊपर चली जाएगी। पेपर में ना वो आपको एक्सक्लूजन दे देगा इस चीज़ की कि सरचार्ज वगैरह कैलकुलेट नहीं करना, कोई भी पेनल्टी, कोई भी सरचार्ज, वो एंड पे ना एक ब्रैकेट में चीज़ छोटी सी लिख देते हैं कि कोई भी सरचार्ज हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो इस वजह से वो जो 10% वाली बात है ना, वो एक्सक्लूड हो जाती है, वो एक्सक्लूड हो जाती है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट अगर यही बात वो आपसे पूछे केस स्टडी में, यही बात अगर आपसे कहाँ पूछे, केस स्टडी में, और वहाँ पे तो ऐसी कोई बात नहीं करेगा कि एक्सक्लूड कर दो कोई भी पेनल्टी, कोई भी हमारे सरचार्ज हैं, लिख देता है ना बेटा सवाल में ऐसी चीज़ें एंड में। तो हमें वहाँ पे फिर उसको सब कुछ बताना होगा कि क्योंकि हमारी जो इनकम है वो 10 मिलियन से ऊपर चली गई है, इस वजह से इसके ऊपर 10% का क्या मल्टीप्लाई होगा, फिर सरचार्ज भी ऐड हो जाएगा लायबिलिटी के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? केस स्टडी में तो ये चीज़ बतानी पड़ेगी, लेकिन न्यूमेरिकल में वो आपको क्या कर देता है, इस चीज़ से बरी कर देता है, आप लोग को एक्सक्लूड कर देता है, कहता है कि ये कैलकुलेट नहीं करें। न्यूमेरिकल में वो आपको यहाँ तक रखता है सर, यहाँ तक रखता है, टैक्स के पेबल तक रखता है। मेरी बात समझ आइए? ठीक है जी, यहाँ तक सब साथ हैं? बस सरचार्ज क्या होता है, रुक जाओ बेटा, तुम्हारा तो भी टेस्ट होगा, रुक जाओ। लेकिन सर अगर 15% से ऊपर है तो स्लैब रेट लगा सकते हैं। बिल्कुल, देखें आपने सबसे पहले स्लैब रेट ही लगाना है, फिर आपने ये चीज़ देखनी है कि कहीं वो 15% से कम तो नहीं हो रही अमाउंट। अगर कम हो रही है तो फिर आपने इन एनी केस 15% से मल्टीप्लाई करके अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना है। ठीक है जी? क्या हुआ? किसी क्लास पे आपके सामने देना होगा सर। मुझे बताएं, आप लोगों ने ये टेबल नोट किया था अपने पास? ये तो नोट करने तो वो आपकी वर्किंग नोट
पहले मुझे बता दें, ये वाला टेबल नोट किया था? हमने 3 चीज़ें देंगी, ये इस पूरे चैप्टर की समरी है कि सर 3 चीज़ें हैं। सिक्योरिटीज़ हैं सर, प्लीज़ सर, ये सिक्योरिटीज़ हैं या मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर क्या है, हमारे अदर देन सिक्योरिटीज़ के शेयर्स हैं। सर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं या सिक्योरिटीज़ बेचते हैं तो वो कहाँ पे जाती हैं? सेपरेट ब्लॉक में जाती हैं। और अगर सर हम बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी की या फिर सर इसके अलावा प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की, वो कहाँ जाएंगी? एनटीआर में जाएंगी। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक हमने एक बात की थी, ये इस पूरे चैप्टर की समरी है सर। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपने क्या करना है, सेपरेट ब्लॉक को अलग करना है, एफटीआर को अलग करना है, टैक्सेबल पे आना है, टैक्सेबल के बाद आपने अपनी अमाउंट निकालनी है टैक्स की स्लैब्स की बेस पे, फिर किस तरह से जो आपने अमाउंट ऊपर एक्सक्लूड की होगी उनको ऐड करके अपनी लायबिलिटी में ऐड करना है। ये इसका फॉर्मेट हमने देखा। और आते साथ ही सर हमने एक जो चीज़ पहले से लिखी हुई थी, ये वाली सर, समझ आ गई ये वाली चीज़ आपको? ये नोट कर लें, ये नोट कर लें प्लीज़, ये नोट कर लें, लाजमी कर लें। फिर उसके बाद जो है हम सोचते हैं कि हमने आज की क्लास एंड करनी है या नहीं करनी है। ये जो दूसरी इनकम होगी, जो वो था एक्सेप्टिंग, हाँ। वो कहाँ जाएगी? वो कहाँ जाएगी इसको सर कल पढ़ेंगे, ठीक है? वो कहाँ जाएगी, उसके ऊपर लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, उसके ऊपर लॉस आएगा तो एडजस्ट होगा या नहीं होगा। अदर इनकम भी टोटल इनकम में तो आएगी ना। हाँ, अदर इनकम नॉर्मली जो है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ रही होती है, और उस अदर इनकम का पार्ट पता क्या होते हैं? डिविडेंड इनकम, उसके अलावा कोई अदर और भी हो सकती है रेंटल इनकम। अगर एक बिजनेस उसकी चीज़ के लिए एस्टेब्लिश ही नहीं किया गया, ठीक है, और वो उसकी इनकम आ रही है, साइड इनकम है, तो अदर हमने उसको अलग करना होगा ना। जो हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा हमें उसको अलग करना होगा, बताना होगा कि ये कहाँ क्लासीफाई हो रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लासीफाई हो रही है। ये पूरा फॉर्मेट सब बना हुआ आता है, सब ये बना हुआ नहीं आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। मतलब उसमें वर्डिंग में लिखी होंगी, सब कुछ लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। जब हम सवाल करेंगे सब कुछ सर आपके जहन में आ जाएगा। क्या जो मैंने आपको 5 सवाल दिए आपने वो किए नहीं किए? सर वो कल करके आएगा प्लीज़। सर मैं बता रहा हूँ कल करके आएगा। मैंने भी इसीलिए एक दिन दे दिया है यार, मजीद इसीलिए एक दिन दिया कि कर लें आप। सर प्लीज़ करके, बेटा आपने कर लिए सवाल? 3 किए, चले बेटा 2 और 3 आप लोग भी शायद 2 या 3 किए थे आपने। सर 5-5 कर लें, जितने हो सकते हैं कर लें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मंडे वाले दिन 1.5 घंटे की क्लास में वही सवालात करवाऊंगा, ठीक है? और अपनी रिवीजन भी करके आइएगा चैप्टर नंबर 5 की। जी ऑनलाइन वाले हजरात ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ये समरी है सर इस चीज़ की कि अगर हमने 30 जून से पहले कोई चीज़ खरीदी है तो क्या होगा, फिर हमारे लिए रेलेवेंट है उसका होल्डिंग पीरियड और उसकी कैटेगरी, ये रेलेवेंट है। और अगर खरीदी है 1 जुलाई 24 के बाद तो सर 15% का रेट है हमारे लिए रेलेवेंट है, अगर वो ATL में है। अगर ATL में नहीं है तो सर चैप्टर 4 को रेफर करने का मैंने बोल दिया यहाँ पे, ठीक है जी? जैसे कैपिटल गेन में आपने भी 3 चीजें लिखवाई हैं ना, जो वही थे आपके चैप्टर की समरी है। हाँ, अब उसी में जैसे हमने मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका पूरा टेबल पढ़ लिया है, इसी तरीके से सिक्योरिटीज और शेयर्स का भी वो उसका खत्म ही चल रहा है। यस, ये चीज़ें याद करनी है। इतना मुश्किल थोड़ी है यार, टैक्स इतना आसान है यार, टेंशन क्यों लेते हो? आपका निकला हुआ है, तुम्हारा भी निकल जाएगा यार, टेंशन भी ले रहे हो। जब निकल जाएगा फिर कोई सर ये तो पाकिस्तान वाली प्रॉपर्टी है, बाहर की प्रॉपर्टी अगर बेचेंगे तो फिर बाहर की प्रॉपर्टी पे बात नहीं हो रही है, वो प्रॉपर्टी है जो सिचुएटेड इन पाकिस्तान है, ये सिचुएटेड इन पाकिस्तान है। अब बाहर के सर मैंने आपको बताया था हमारे पास कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5, 6 या 12? सर जो बाकी के 6 हैं वो कहाँ से हैं? वो सर बाहर के हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब हम फॉरेन सोर्स इनकम पढ़ रहे होंगे। ना वो तो प्रॉपर्टी ना पाकिस्तान में है ना उसका बेनिफिट पाकिस्तान, एक तो आपकी कचरा इकॉनमी में पैसे लेके भी आ रहे हैं, हम उस पर अब टैक्स भी दें आपको। देखो ऐसा नहीं होता, कचरा इकॉनमी, पैसे आएंगे तो इकॉनमी चलेगी ना। हाँ तो फिर वो सारे आए ना पैसे, वो आते साथ ही कट गए तो फिर वो खर्च कहाँ होंगे? सर अगर किसी को मसला हो ग्रुप में डिस्कस करेंगे, अलग क्लास में महंगा लग रहा है। क्या बोल रहे हो इलियास, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सर ये नोट कर लिया है इलियास, ये दिखाओ मुझे, दिखाओ, मैं खुद ओपन करूँगा। अरे यार रुक जाओ, दिखाओ मुझे। पेंसिल से नोट किया है? तो अच्छा ठीक है, समझ गया। आशिर ये तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही, पेंसिल से तुमने लिखा हुआ है, 4 महीने बाद ये तो मिट जाएगा यार। नहीं सर ये दिमाग में तो बसा हुआ है ना। ओ हो।
और अपने में भी लगा दे सर कौन से वाले में? तीनों में लगा दे, सब में लगा दे। सर सब में सब में लगा दे। हम सीएमए में सबसे पहले लगवा रहे सर। सीएमए में तो अभी लगा दे सर। ये लो अभी लो अभी बीलो में भी लगा हर जगह एडमिन हूँ भाई। ये बीलो में लगा बीलो में नहीं लगा, बीलो में फिर भी छोड़ इतनी ज्यादा बातें नहीं है सर। सीएमए में लगवा लो सीएमए में तो सर अभी लगा दे। सर डबल लगवा रहे सर। लगा देते हैं यार, क्लास के बाद लगाते हैं बस। अच्छा आज प्राइवेसी लगा के छोड़ेंगे। सर किसी को अपना मूड खराब करना हो ना, सीएमए के ग्रुप ज्वाइन कर सीएमए में क्या पड़ा? यार इनको ना एक बार पूरे उसमें सीएमए के ग्रुप में टैक्सी भी सवाल चले होंगे, एफआईआर 1 पता नहीं उसमें उसमें एक बहुत ही लड़ाई भी चल रही है। यार इनको ना एक बार टाइट करना पड़ता है पूरे सेशन में। सीएमए के ग्रुप में ऐड कर देना तो ऐड ही नहीं थोड़ा थोड़ा सा जूम आउट सर, जूम आउट। जूम आउट करेंगे, ये ले सर जूम आउट इतना ही हो सकता है मैक्सिमम, यहाँ पर रुक सकता तो है ये अदरवाइज वो ब्लैक बॉर्डर आ जाता है। ये ऊपर कर देता हूँ ना, ऊपर करने का बोल दो ये लो। कैसा मेरे में से देख लेना। ठीक है बेटा आप सब लोगों ने नोट कर लिया? सर प्लीज़ सर नोट है। अभी हम सैलरी के सवालात करके आएंगे मंडे को, ठीक है? और हमें फिर क्या करना होगा उसके बाद डिस्कस करना होगा मंडे को, ठीक है सर? मैं आप लोगों से पूछूंगा और फिर एडजस्टमेंट लिखूंगा, मैं खुद नहीं लिखूंगा, मैं भूल गया हूँ पढ़ा के, ठीक है? सब याद है मुझे। पहली दफा मतलब कि जो पहली दफा टाइम करेंगे तो देख के कर सकते हैं सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने सामने प्रोविजन ओपन करें, नोट्स ओपन करें भाई, उसकी अकोमोडेशन की क्या एडजस्टमेंट है, ग्रेचुटी की क्या एडजस्टमेंट है, सामने ओपन करें अपने, रेट कैसे किलोमीटर सब कुछ सामने रख के सॉल्व करके लाएं। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, आपको चीज़ें जुबानी याद हो जाएंगी। सैलरी इतना आसान है, मसला नहीं है उसमें, कैपिटल गेन भी इतना ही आसान है। ठीक है सर, आज की क्लास का फिर हम इख्तिताम करते हैं 2 मिनट पहले। मंडे को ले लेंगे ये लोग। अच्छा नहीं बट वैसे भी हो जाते हैं यार, कभी 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, आप बोलते नहीं हैं। सो हम वो के लिए अलग से क्लास ग्रुप में डिस्कस हो सकता है। तो सीएमए के ग्रुप में ऐड तो करना है अगर आप एडमिन है तो। और सलाम से भी 12 दफा बोल चुका हूँ। चलें ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है हाशिर करता हूँ 1 मिनट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। व्हाट्सएप ही बंद करता है।